अध्याय 3171 से 3180। रात्रि सम्राट ने तुरंत निर्णय लिया, यहाँ अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। युद्ध सम्राट की ताकत कई सम्राटों में सबसे ऊपर होती है। स्वर्गीय सम्राट को छोड़कर कोई भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि वह उसे लगातार हरा सकता है। डुल्वो महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। आज शून की युद्ध सम्राट वापस लौट आया है, उसके लिए तूफान शहर के माध्यम से तोड़ना स्पष्ट रूप से अवास्तविक था। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और पीछे हटने का फैसला किया। अगर तुम जाना चाहते हो तो पहले मुझ पर एक वार करो। ये देखकर कि रात्रि सम्राट पीछे हटा रहा, युद्ध सम्राट बस चिल्लाया और एक बंदूक से गोली चलाई, ठीक एक चांदी के ड्रैगन की तरह जो समुद्र में जा रहा था, और सीधे रात्रि सम्राट के चेहरे के दरवाजे की ओर इशारा किया। इसमें कोई फैंसी या अतिशयोक्तिपूर्ण कार्रवाई नहीं है, लेकिन जहां बंदूक की नोक गुजरती है, बंदूक की नोक से सब कुछ टूट जाता है और अपनी ताकत में समाहित हो जाता है। फिर शी बिजली की गति से रात्रि सम्राट की ओर इशारा करते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण में रात के सम्राट के हाथ में काला शाही भाला अंततः अंधेरे में पानी की लहर की तरह चमक उठा, सीधे अंधेरे शाही भाले का सामना कर रहा था। बूम! शून्य में भाले और भाले टकराए और जो कुछ भी सबको दिखाई दे रहा था वह रह गया, मानो सब कुछ एक क्षण में नष्ट हो गया हो। डुल्वो महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। सदमे की लहर एक पल में सक्रिय हो गई और एक पल में खत्म हो गई। कई आउटलैंड जीव जो तितर बितर नहीं हो सके, इस सदमे की लहर के तहत पूरी तरह से राख में बदल गए। लंबी बंदूक टकराई और बंदूक की नोक कांप उठी, मानो वह विश्व बाधा से टकरा गई हो। फिर युद्ध के सम्राट ने सीधे एक और गोली मार दी। ये पिछले शॉट से केवल एक क्षण का कुंफू था। ये लगभग एक पल था और उसने फिर से हमला किया था। रात्रि सम्राट कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं है। आखिरकार वह एक समय शीर्ष 10 सम्राटों में से एक था और उसकी ताकत संदेह से परे है। टकराना, टकराना, टकराना। युद्ध सम्राट के रथ का सीधा युद्ध रात्रि सम्राट से होता था। उनके बीच वियतनाम युद्ध और भी मजबूत होता गया और उनकी गति में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आई। इसके विपरीत समय बीतने के साथ वे और मजबूत होते गए और दोनों पक्षों ने सीधे आकाश को मार डाला। उनकी लड़ाई के बाद मुझे नहीं पता कि कितने आउटलैंड जीव मौत के मुंह में समा गए। यहाँ तक कि एक सम्राट स्तर का प्राणी भी था जो गलती से बह गया, खून की उल्टी की और पीछे हट गया। हालांकि आउटलैंड के जीव पीछे हट गए, फिर भी वे अच्छी स्थिति में थे। तूफान शहर के कई विशेषज्ञ बाहर नहीं गए। यह पानी के कुत्तों को पीटने का समय नहीं है। ये आउटलैंड जीव पिटे हुए जल कुत्ते नहीं हैं। तूफान शहर के कई विशेषज्ञों की तुलना में संख्या और औसत ताकत दोनों कहीं बेहतर है। यदि युद्ध सम्राट समय पर नहीं लौटा तो मुझे डर है कि आज तूफान शहर का नष्ट होना बस कुछ ही समय की बात है। ये ज़िवेन उसके पीछे जाने के मूड में नहीं थी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें खोली, उसने आकाश पर युद्ध सम्राट और रात्रि सम्राट के बीच लड़ाई का एक विहंगम दृश्य देखा। उसके शरीर में रहस्यमय स्थान पूरी तरह से शुरू हो गया और लगातार सभी प्रकार के रहस्यों के साथ साथ कई रहस्यों का पता लगाया। वे कानून और रास्ते शामिल थे। हर चाल में सड़क की सच्चाई समाहित होगी। ये ज़िवेन की साधना के संदर्भ में एक खजाने की तरह होने और अचानक प्रबुद्ध होने की भावना है। ये कहा जा सकता है कि इस स्तर पर सम्राटों के बीच टकराव अत्यंत दुर्लभ है। कई सम्राटों को सैकड़ों, हजारों वर्षों या लाखों वर्षों में एक बार भी नहीं देखा जा सकता है। केवल जब पूर्वी क्षेत्र और तूफान समुद्री क्षेत्र जैसे दिग्गजों के बीच टकराव की बात आती है तो इस स्तर के सम्राटों के बीच टकराव हो सकता है। ये ज़िवेन को केवल यह महसूस हुआ कि एवन्यों के बारे में उनकी समझ में लगातार सुधार हो रहा था। हालांकि दिन में उठना नामुमकिन है, लेकिन सम्राट की साधना ऐसी ही है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि ऐसी लड़ाई अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती। ये पुष्टि करने के बाद कि आउटलैंड जैविक सेना वापस ले ली गई है, रात्रि सम्राट ने अंततः युद्ध सम्राट के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दिया और पीछे हट गया और सीधे चला गया। और युद्ध सम्राट का इरादा लगातार पकड़ने का नहीं था। वह अच्छी तरह से जानता था कि अपनी ताकत से, भले ही उसने रात के सम्राट को हरा दिया हो, वह इन आउटलैंड जैविक सेनाओं के लिए घातक खतरा पैदा नहीं कर सकता। जब तक स्वर्ग की शक्ति से इन आउटलैंड जैविक सेनाओं को नष्ट करने के लिए कोई देवता नहीं भेजा जाता। अमर रहे, दीर्घायु रहे, महान, हम बच गए। पूरा तूफान शहर खुशियां मना रहा था और अंततः बचा लिया गया।
पहले की घबराहट से लेकर अब बचाव तक कई लोगों को लगा कि उन्हें बचने का भ्रम है। यह मृत्यु के द्वार के सामने घूमने जैसा है। अभी स्थिति इतनी गंभीर थी कि शहर नष्ट होने वाला था। सौभाग्य से सम्राट महत्वपूर्ण समय पर लौट आए। तूफान शहर के आकाश पर जान-दी ने लहराया, 1 लाख नायकों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे अपने रथ में गिर गया। सीधे तूफान शहर के केंद्र में महल समूह में गिर गया और गायब हो गया। आखिरकार लोगों ने राहत की सांस ली। युद्ध का सम्राट वास्तव में यहाँ ठोस है। ये जिवेन ने भी राहत की सांस ली। सौभाग्य से अंत में चीजें सबसे दुखद स्थिति तक नहीं पहुंची। मुझे डर है कि रात के सम्राट और पेन तियानहुआंगजून और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उनकी योजना पूरी तरह से टूट जाएगी। सिर्फ कुछ युवा पीढ़ी की वजह से उनके राज लीक हो गए। यदि नहीं तो तुम जिवेन उनसे नहीं मिलोगे, सम्राट को पहले से सूचित करना तो दूर, उसे वापस लौटने भी दोगे। ये कहा जा सकता है कि अगर वे ये जिवेन से नहीं मिले होते तो उनकी योजना वास्तव में सफल हो सकती थी। यह एक ही बात नहीं है कि युद्ध सम्राट के प्रभुत्व वाला तूफान शहर है या नहीं। युद्ध सम्राट के प्रभारी के साथ तूफान समुद्री क्षेत्र के एक पक्ष के लिए दूसरा हमला शुरू करना असंभव होना चाहिए। यदि कोई और बड़े पैमाने पर आक्रमण होता है तो मुझे डर है कि यदि वास्तविक भगवान को भेजा गया तो उस समय दोनों पक्षों के बीच लड़ाई निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। मौजूदा स्थिति में इसकी संभावना नहीं है। सम्राट हल्के से नहीं चल सकता। एक बार जब वह चलता है तो सूर्य और चंद्रमा बदल जाते हैं और पृथ्वी को उल्टा कर देते हैं। हालांकि लड़ाई लुभावनी थी, लेकिन इससे ये जिवेन को भी बहुत फायदा हुआ। भीषण युद्ध में उनकी सूझबूझ बहुत अच्छी थी। उसे आगे बढ़ने के लिए कुछ समय दें, लेकिन इससे पहले कि वह गुप्त साधना के लिए जगह ढूंढ पाता, एक आकृति उसके पास आ गई। लेकिन यह नहीं कि तितली सम्राट कौन है। सम्राट वो, कृपया रुके। तितली सम्राट ने कहा, मुझे नहीं पता कि तितली सम्राट ताओवादी मित्र के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये जिवेन ने पूछा। अब वह गुप्त खेती के लिए जगह तलाश रहा है। ठीक है मेरे स्वामी, कृपया। तितली सम्राट ने चेहरे पर ईर्ष्या के भाव लाते हुए कहा, मास्टर जान-दी। ये जिवेन ने भौहें सिकोड़कर कहा, उस मामले में कृपया रास्ता दिखाएं। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आओ। बटरफ्लाई किंग ने सबसे आगे रास्ता दिखाया और वे सीधे तूफान शहर के केंद्र की ओर उड़ गए। जल्द ही वे तूफान शहर के केंद्र में आ गए थे। कई सम्राट आए और बाहर आए। पिछले युद्ध ने भी ये जिवेन को ध्यान का केंद्र बना दिया था। विशेष रूप से उन्होंने आत्मा सम्राट के साथ युद्ध किया, जिससे लोग उनकी ओर पूर्ण प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे। 7वें क्षेत्र की खेती और 8वें क्षेत्र के शिखर पर आत्मा सम्राट के साथ शेनशिंग ने आत्मा सम्राट के कदमों को नीचे खींच लिया। ऐसी उपलब्धियां चमत्कार हैं। सम्राटों के बीच संबंधों के कारण कई लोग ये भी समझते हैं कि ऐसी चीज को पूरा करना कितना मुश्किल है, जिसे आम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह से निष्क्रिय नहीं होता। मुझे डर है कि भविष्य में उसका भविष्य उज्जवल होगा। हालांकि पहले तियानदाओ संप्रदाय द्वारा उसका पीछा किया गया और मार डाला गया, उसकी ताकत और क्षमता के दृष्टिकोण से वह एक समर्थक खोजने से डरता नहीं है। जब तक वह गिरता नहीं है, उसे भविष्य में एक और गेस्टापो दिग्गज बनना होगा। मास्टर हॉल में ताओवादी दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहा है। तितली सम्राट एक हॉल के सामने रुका और ये जिवेन से कहा। ये जिवेन मुस्कुराए, सिर हिलाया और फिर सीधे अंदर चले गए। लेकिन उन्होंने हॉल में एक सिंहासन देखा। युद्ध का सम्राट उस पर बैठा, शून्य में दूसरों से बात कर रहा था, जैसे कि वह अंतरिक्ष में किसी चीज से निपट रहा हो। जाहिर है तूफान शहर ने अभी अभी एक बड़े युद्ध का अनुभव किया है। हालांकि इसने रात्रि सम्राट के नेतृत्व वाली आउटलैंड जैविक सेना को खदेड़ दिया, लेकिन इससे निपटने के लिए बहुत सारे हाथ और पूंछ हैं, और यहाँ तक कि ऐसे स्थान भी हैं जिनसे युद्ध सम्राट द्वारा स्वयं निपटने की आवश्यकता है। सम्राट वो आ रहे हैं, कृपया बैठिए। युद्ध सम्राट ने अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया और कहा। ये जिवेन तुरंत उसके बगल वाले सिंहासन पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि सम्राट जान ने मामले को संभाल लिया है और कहा, अगर मैं सम्राट वू को आमंत्रित करने की स्वतंत्रता लेता हूँ तो मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। मैं इसे सीधे मुद्दे पर कहूंगा। मैंने ये सुना है सम्राट वू स्वर्ग की दुनिया से आए थे। हाँ, ये जिवेन ने सिर हिलाया। अब उसकी उत्पत्ति लंबे समय से एक रहस्य बनी हुई है। वो एक अच्छी जगह है। मैं वहाँ के 2 ताओवादी मित्रों को जानता हूँ। युद्ध सम्राट आह भरते हुए कहने लगा कि वह कुछ सोच रहा है। क्या आप बड़े जान-दी से यह पूछने का साहस कर सकते हैं कि आपने जिन 2 ताओवादी मित्रों के बारे में कहा था वे कौन से हैं? ये जिवेन ने पूछा। एक आपके मानव परिवार का पूर्वज चकमक सम्राट है और दूसरा राक्षस परिवार का पूर्वज राक्षस सम्राट है।
युद्ध सम्राट ने इसे छिपाया नहीं और सीधे कहा। ये जिवेन ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। सुई हुआंग सुइरेन सृजन की दुनिया में आए। वो ये जानता था, लेकिन राक्षस सम्राट यह नहीं जानता था। हालांकि स्वर्ग की दुनिया में राक्षस सम्राट के पतन के बारे में वास्तव में कोई खबर नहीं है। दानव सम्राट के पतन ने दानव सम्राट की घंटी को भी छोड़ दिया। दानव शिक्षक ने यिन और यांग के जीवन और मृत्यु के चित्र को छोड़ दिया, और दानव सम्राट के बारे में केवल कुछ ताओवादी परंपराएं हैं, लेकिन वह सृष्टि के इस देवता के पास भी आए। आपका स्वर्गीय संसार वास्तव में उत्कृष्ट लोगों का स्थान है। हमारे सृजन संसार के चारों ओर अनगिनत संसार है। केवल कुछ ही सम्राट पैदा कर सकते हैं, और कुछ ही लगातार कई सम्राट पैदा कर सकते हैं। आपका स्वर्गीय संसार वास्तव में उत्कृष्ट है। युद्ध सम्राट भावना से भरा हुआ लग रहा था। साथ ही उन्हें सृष्टि जगत में प्राणियों की श्रेष्ठता भी प्राप्त थी। स्वर्ग और लोक की श्रेष्ठता की तुलना केवल अन्य लोकों से की जाती है, और सृष्टि लोक के साथ उनकी कोई तुलना नहीं है। ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैंने पहले सम्राट को ये कहते हुए सुना था। यह आपका संदेश था जिसने मुझे दूसरे पक्ष के जाल में फंसने से बचाया और समय में वापस चला गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। बाद में आपने गेंग जिन्हू के राजा, विशेष रूप से गेंग जिन्हू के राजा सहित कई शाही प्राणियों को मार डाला। नियमों के अनुसार शाही अदालत जल्द ही मुझे सृजन के भगवान के वांछित नोटिस पर इनाम देगी। और जारी रखा। इसके अलावा मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी रचना के देवता से जुड़ना चाहते हैं? मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी रचना के देवता से जुड़ना चाहेंगे? सम्राट जान ने ये जिवेन को उज्जवल आंखों से देखा। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ ये जिवेन को अब तक मिला सबसे भारी निमंत्रण है। युद्ध सम्राट निश्चित रूप से सृजन के देवता में एक अनुभवी है। हालांकि उसकी ताकत अभी तक तियानजुन के स्तर तक नहीं पहुंची है। ये केवल बोलने का अधिकार है, कई तियानजुन से कम नहीं। सभी तियानजुन को उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। उनकी बातों को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसी अफवाहें भी हैं कि वह जल्द ही स्वर्गलोक में कदम रख सकते हैं। ये सच है या झूठ, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सृष्टि के ईश्वर में युद्ध सम्राट की स्थिति को इससे देखा जा सकता है। हालांकि तू जिवेन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सम्राट जान विचारशील प्रतीत हुए और कहा, निश्चित रूप से, चाहे सम्राट वू के ताओवादी मित्र हमारी रचना के देवता से जुड़ने के इच्छुक हो या नहीं, पहले बताए गए इनाम में छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि सम्राट जहान हाल के वर्षों में पृष्ठभूमि से सेवानिवृत्त हो गए, उन्होंने शुरुआती वर्षों में लंबे समय तक सृजन के देवता की समग्र स्थिति की अध्यक्षता भी की। स्वाभाविक रूप से वह समझ गया कि सृष्टि के भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रतिभा थी। विशेष रूप से ये जिवेन, एक जंगली और विदेशी सम्राट, सृष्टि के देवता की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि ये लोग निर्दोष हैं और उनके पास मंच के पीछे कोई समर्थन नहीं है। वे मजबूत लोग हैं जिन्हें एकीकृत करना और अवशोषित करना सबसे आसान है। इससे पहले तू जिवेन ने तियानदाओ संप्रदाय को नाराज कर दिया था, जिससे भाग्य के देवता थोड़ा चिंतित हो गए थे। हालांकि जैसे ही तू जिवेन ने अद्भुत ताकत और क्षमता दिखाए, वह छोटी सी चिंता दूर हो गई। तियानदाओ संप्रदाय की शत्रुता उतनी अच्छी नहीं है जितनी 7वें क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के शामिल होने से होने वाले लाभ है। इसके अलावा सृष्टि के ईश्वर और कई महान धर्मों के बीच विरोध अनगिनत वर्षों से मुख्य विषय रहा है। और ये जिवेन की ताकत और क्षमता को जानने के बाद तियानदाओ संप्रदाय द्वारा बिक्री जारी रखने की संभावना बहुत कम है। आखिरकार, यदि ऐसा भयानक स्वामी मर नहीं सकता है, तो यह अनिवार्य रूप से भविष्य की एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ये जिवेन ने थोड़ा सोचा और कहा, मुझे नहीं पता कि अगर मैं सृष्टि राजवंश के देवता में शामिल हो जाऊं तो मुझे क्या इलाज मिलेगा। युद्ध के सम्राट ने तुरंत कहा, परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से आपको संतुष्ट करेगी। आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आपको बुलाया नहीं जाएगा। अधिकांश कार्यों में आपकी राय मांगी जाएगी और हम तुम्हें मजबूर नहीं करते। युद्ध सम्राट ने सबसे पहले उन स्थितियों के बारे में बताया जिनके बारे में ये जिवेन सबसे अधिक चिंतित थे। यदि सृष्टि का ईश्वर बहुत अधिक शासन करता है और ये जिवेनेगुआंग हर दिन सृष्टि के ईश्वर के लिए हर जगह लड़ता है, तो वह नहीं जानता कि कितना समय बर्बाद करना है और कितना समय अच्छी तरह से अभ्यास करना है। दूसरी बात, न केवल आपको बल्कि टेरेंस को भी मेरी रचना के देवता से विशेष देखभाल मिलेगी और कर आधा कर दिया जाएगा। सम्राट ने कहा। ये जिवेन ने सिर हिलाया। वह एक विश्व के प्रभारी भी रह चुके हैं।
स्वाभाविक रूप से वह समझते हैं कि करों को आधा करना एक जातीय समूह के लिए एक बड़ा आंकड़ा है, जो जातीय समूह को तेजी से विकसित करने के लिए पर्याप्त है। बेशक, यदि आप एक दिन मेरी सीट पर बैठ सकते हैं तो आपके जातीय समूह पर कर कम हो जाएगा। सम्राट जान ने कहा, ये रियायतें केवल 7वीं सीमा से ऊपर के दिग्गजों के लिए हैं। इसके अलावा आप अपने अभ्यास के लिए हर 1000 साल में मेरी सृष्टि के देवता के प्रसाद का एक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध सम्राट ने कहा, यदि आप महान उपलब्धियां हासिल करते हैं तो भी आपको हमारे सृजन के देवता के मार्शल आर्ट मंडप में मार्शल आर्ट सीखने का अवसर मिलेगा। भले ही आप कोई योगदान न दें, फिर भी आपको सीखने का अवसर मिलेगा हर 10 लाख वर्ष में सृजन के मार्शल आर्ट मंडप में। युद्ध सम्राट ने शांति से लाखों वर्ष की संख्या बताई। दरअसल उनकी उम्र के लिए लाखों साल ज्यादा नहीं है, हालांकि वे थोड़े लंबे हैं। लेकिन आज के ये जीवन के लिए ये निस्संदेह एक लंबी और अकल्पनीय संख्या है। सृष्टि के ईश्वर के लिए महान योगदान देना अधिक व्यावहारिक है। सम्राट वो, आप दूसरी दुनिया से हैं। शायद आप अच्छी तरह से नहीं जानते सृष्टि के देवता का वुगे क्या है। ये सृष्टि के देवता के पूरे वुगे की पवित्र भूमि है। हालांकि आप ऐसा नहीं कह सकते आपने दुनिया में सभी मार्शल आर्ट एकत्र किए हैं। जब तक दुनिया में मार्शल आर्ट के प्रकार हैं, वे शामिल हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मार्शल आर्ट की खेती करते हैं। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इसमें प्रवेश करने के बाद आप अजेय हो सकते हैं। मेरे भगवान राजवंश के भिक्षुओं को छोड़कर यहाँ तक कि कई महान धर्मों के ताकतवर भी गुप्त साधना में प्रवेश करने का अवसर पाने की पूरी कोशिश करते हैं। सम्राट झान ने कहा, तुम जीवेन सृष्टि के वुगे का अर्थ कैसे नहीं समझ सकते। विशेष रूप से उसके पास नींव रखने के लिए एक रहस्यमय स्थान है। अंदर जाने और समझने का परिणाम बिल्कुल अद्भुत होगा। मुझे नहीं पता कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट को मारना मेरे लिए कोई बड़ा श्रेय है या नहीं, ये जीवेन ने पूछा। बेशक, ये स्वाभाविक है, युद्ध सम्राट ने कहा। गेंग जिन्हू सम्राट भी हमारे भाग्य के देवता की वांछित सूचना में सबसे आगे है। उसे मारकर तुमने बड़ी उपलब्धि हासिल की होगी। क्यों? सम्राट वू के ताओवादी मित्र सृजन और रसायन विज्ञान के वू मंडप में प्रवेश करने के अवसर का आदान प्रदान करना चाहते हैं। सम्राट वू ने पूछा, मेरे पास ऐसा कोई विचार है? ये जीवेन ने मना नहीं किया, बल्कि सीधे कहा, अब वह केवल थोड़े ही समय में 7वें क्षेत्र के शिखर को पार करने के लिए आश्वस्त हो सकता है। सम्राट क्षेत्र से आगे बढ़ने के हर कदम के लिए अंतहीन एवेन्यू समझ की आवश्यकता होती है। एवेन्यू समझ के लिए प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताएं पहले की तुलना में बहुत अधिक नहीं जानी जाती हैं। केवल सृजन के देवता की चुआगुआ सैन्य कैबिनेट ही ये जीवेन की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। वह उस समय कशीदाकारी पर्दा कला कताई में जाने की योजना बना रहा है, ये देखने के लिए कि क्या वह एक बार में खेती के माध्यम से 8वें क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। 8वें क्षेत्र की साधना के साथ दूसरों के लिए उसके बारे में दोबारा सोचना असंभव है जब तक कि वह 9वें क्षेत्र का विशेषज्ञ न हो। उस समय रात्रि सम्राट, युद्ध सम्राट और अन्य लोगों के लिए भी उसे मारना मुश्किल होगा और उसे पूर्ण आत्मा सुरक्षा मिलेगी। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मैं सम्राट वू के लिए आवेदन कर सकता हूँ। तो सम्राट वू, आप मेरे भगवान से जुड़ने के लिए सहमत हो गए हैं भाग्य। बादशाह मुस्कुराए और झट से पूछा, ठीक है, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं सृष्टि के भगवान से जुड़ूं तो मुझे कौन सा पद मिल सकता है? ये जीवेन ने पूछा। कुछ पदों के अलावा अन्य वैकल्पिक हैं। यदि आप केंद्र सरकार में काम नहीं करना चाहते हैं तो आप गश्ती दूत बनने के लिए उनके स्थान पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा सम्राट वू निश्चिंत हो सकते हैं कि मेरे पास भगवान है, भाग्य आपका साथ देगा। भले ही तियांदाव संप्रदाय के लोग कोई छोटा मोटा कदम उठाना चाहें, लेकिन यह असंभव है। सम्राट झान ने कहा, बेहतर होगा कि मैं स्थानीय क्षेत्र में गश्ती दूत के रूप में सेवा करना चुनूं। ये जीवेन ने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि उस क्षेत्र में कोई गश्ती दूत है जहाँ मेरा टेरान बुजो पर्वत स्थित है? मुझे याद नहीं है। यदि आपके पास है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मानव मूल के हैं, आपको रेंजुओ का गश्ती दूत बनना चाहिए। बादशाह ने अपना रौबदार हाथ लहराया और सीधे कहा। ये जीवेन भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सम्राट जान दबंग थे और उन्होंने सीधे रेंजुओ को उन्हें दे दिया। सृजन राजवंश के देवता के प्रशासनिक प्रभाग की उनकी समझ के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र के अलावा जहां सृजन राजवंश के देवता का केंद्रीय न्यायालय स्थित है, इसे 4 क्षेत्रों में भी विभाजित किया गया है, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम।
मानव जाति सृष्टि के देवता राजवंश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत ये कुल 300 राज्यों में विभाजित है। प्रत्येक बड़ा राज्य अनंत होता है और सामान्य लोग अपने पूरे जीवन में इन बड़े राज्यों के एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जा सकते। इन बड़े राज्यों में से कुछ पर कई बड़े धर्मों का कब्जा है, कुछ सीधे विभिन्न क्षेत्रों के तियानजुन प्रांत के अधिकार क्षेत्र में हैं, और कुछ शक्तिशाली जातीय समूह हैं जो एक बड़े राज्य पर कब्जा कर रहे हैं। बाकी बड़ी ताकतों और छोटी ताकतों से मिश्रित राज्य हैं। रेंजो अधिक शक्तिशाली राज्यों में से एक है। ये सिर्फ रेंजो नहीं है। मुझे याद है कि रेंजो की सीमा से सटे 3 निकटवर्ती राज्य हैं, जो सभी आपके नियंत्रण में हैं। यदि टेहरान में पहले से ही कोई मानव सम्राट नहीं है, तो मैं सीधे शाही दरबार खेलूंगा और आपको सील कर दूंगा एक मानव सम्राट के रूप में। युद्ध सम्राट को कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए ये तो बस छोटी छोटी बातें थी। उन्होंने सृष्टि के समस्त ईश्वर की प्रमुख घटनाओं पर दृष्टि डाली। उनके लिए ये बस छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें एक शब्द में तय किया जा सकता है। धन्यवाद मास्टर जांदी। ये जिवेन ने धनुषाकार हाथ से उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि यद्यपि 4 बड़े राज्यों की एक विस्तृत श्रृंखला है, लेकिन वे उसके लिए कुछ भी नहीं है जो एक बार पूरे ब्रह्मांड पर हावी थे। बात सिर्फ इतनी है कि 7वीं सीमा को आमतौर पर 4 बड़े राज्यों पर नियंत्रण करने का अवसर नहीं मिलता है। एक बड़े राज्य की कमान संभालने का अवसर मिलना अच्छा है। जब तक यह 8वीं सीमा से ऊपर न हो, 4 प्रमुख राज्यों की कमान संभालना और एक भव्य दौरा दूत बनना संभव है। यही उनके धन्यवाद की असली वजह है। हालांकि इस दृष्टि से यह उसे आग पर भूनना भी है। क्या 7वीं सीमा की कमान के तहत एक प्रमुख राज्य से नफरत और ईर्ष्या नहीं की जा सकती? लेकिन बेहतर होगा कि हम बाद में इन चीजों के बारे में चिंता करें। युद्ध सम्राट ने इसे देखा और गुप्त रूप से सिर हिलाया। इन विदेशी सम्राटों और स्थानीय सम्राटों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है। उनमें से प्रत्येक पूरे विश्व को आदेश देने का अस्तित्व रखता है। वे दुनिया से ऊंचे हैं और आश्चर्यचकित नहीं होते। यदि स्थानीय सम्राटों को एक बड़े राज्य की कमान संभालने का अवसर मिले तो उन्हें बहुत आश्चर्य होगा। आखिरकार सृष्टि के ईश्वर में बहुत सारे स्वामी हैं। भले ही आप सम्राट बन जाएं, लेकिन आप ये कहने का साहस नहीं कर पाते कि आप सचमुच अजेय हैं। मामूली बात है। सम्राट जान ने कहा कि उन्होंने येजिवेन को 4 प्रमुख राज्य दिए, न केवल उसकी सराहना करने के लिए, बल्कि ये देखने के लिए कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। क्या क्षमता का सीमा तक दोहन किया गया है। जब तक आप शाही दरबार के लिए गंभीरता से काम करते हैं, भविष्य में लाभ अपरिहार्य है। आपकी योग्यता के साथ भविष्य में मेरे पद पर बैठना असंभव नहीं है। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, यदि भविष्य में आपको कोई परेशानी आती है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। स्थानीय मामलों में हमेशा कुछ परेशानियां और कठिनाइयां होती हैं। हर जगह शांतिपूर्ण और निर्बाध नहीं है और कुछ लोग बेचैन हैं। सम्राट जान ने येजिवेन की ओर देखा और कहा। येजिवेन तुरंत समझ गए कि सम्राट जान ने क्या कहा। आज उन्होंने सम्राट जान के आग्रह को स्वीकार कर लिया। मुझे डर है कि भविष्य में उसे सम्राट जान के पहले विभाग में वर्गीकृत किया जाएगा। हो सकता है इसके लिए कोई परेशानी में आ जाए। ऐसा लगता है कि सृष्टि के ईश्वर की आंतरिक प्रतिस्पर्धा भी बहुत भयंकर है। यह बाहर से दिखने की तुलना में बहुत कम एकजुट है। येजिवेन को अपने दिल में घृणा महसूस हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया। इसके बजाय उन्होंने सीधे तौर पर कहा, वे सिर्फ कुछ जोकर हैं। बड़े को परेशान क्यों करें? मैं उन्हें एक एक करके साफ कर दूंगा। शब्दों में असीम आत्मविश्वास और उदासीनता है। ठीक है, मेरी सृष्टि के देवता के भ्रमण दूत के रूप में बस इतना ही। युद्ध सम्राट हंसा और बोला, उसकी दृष्टि में यह आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग दुनिया पर राज कर सकते हैं उनमें दूरदर्शिता और साहस की कमी नहीं होगी। येजिवेन के दिल में युद्ध सम्राट के पद पर बैठना भी उसका लक्ष्य नहीं है। इस समय उसके दिल में केवल अंतहीन रास्तों पर चलने का दिल है। पौराणिक रचना ने उन्हें दिन रात सोचने पर मजबूर कर दिया। स्वर्गलोक में तथाकथित सृष्टि महज एक किंवदंती है। किसी ने भी इसे प्राप्त नहीं किया है और यह भी नहीं बता सकता कि यह क्या है। लेकिन सृष्टि की दुनिया में, हालांकि यह भी एक मिथक और किंवदंती है, ये वास्तव में मौजूद है क्योंकि किसी को बनाया गया है। सृष्टि के परमेश्वर का नाम सर्वदा बना रहेगा। ठीक है सम्राट हूँ, नीचे जाओ और पहले आराम करो। जब मुझे खबर मिलेगी तो मैं तुम्हें सूचित करूंगा। सम्राट वू ने कहा, तो फिर मैं पहले निकलूंगा। येजिवेन ने कहा कि वह हॉल में गायब हो गया था। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही तूफान वाले शहर में था। जैसे ही वह सृष्टि के ईश्वर से जुड़ गया, तियांदाओ धर्म के उज्जवल पक्ष के दबाव को नजरअंदाज किया जा सकता है।
और वे सृष्टि के ईश्वर के साथ उसका चेहरा पूरी तरह से अलग करने के जोखिम पर उसे खुलेआम लूट नहीं सकते और मार नहीं सकते। जब तक यह उनकी सीधी कार्रवाई के लिए नहीं था, ये ज़िवेन को डरने की कोई बात नहीं थी। आखिरकार उनकी खेती के संदर्भ में केवल तियानदाओ संप्रदाय के अद्वितीय पुराने निर्देशक ही उनके लिए खतरा पैदा कर सकते थे। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizw.com/0_48/ फिलहाल हम तियानदाओ संप्रदाय से खतरे पर विचार नहीं कर सकते हैं। ये केवल उन कारणों में से एक है जिसके लिए उन्होंने सृष्टि के ईश्वर से जुड़ना चुना। स्वाभाविक रूप से सृष्टि के ईश्वर से जुड़ने के कई फायदे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य में यदि वह भाग्य के देवता राजवंश के शीर्ष पर चढ़ सकता है तो उसे यह जानने का मौका मिल सकता है कि भाग्य के सम्राट को उस वर्ष कितना भाग्य मिला, ताकि वह उस समय के कई मजबूत लोगों से अलग दिख सके। ये सृष्टि के ईश्वर के रहस्य होने चाहिए जिन्हें बाहरी लोगों को जानने का कोई मौका नहीं है। ये ज़िवेन दांती और अन्य लोगों के मूल गढ़ में रहते थे। जल्द ही तितली सम्राट ने इस बार भाग्य के देवता का इनाम भेजा। एक सांस में उसने ये ज़िवेन को 15 द्वितीय ड्रैगन नसें भेजी, जिनमें से 10 द्वितीय ड्रैगन नसें गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट को मारने का इनाम थी। अन्य 5 हैं ज्वार को मोड़ने के उसके प्रयास, आत्मा सम्राट को रोकना और इस युद्ध की तटस्थता में उसकी महान उपलब्धियों के लिए पुरस्कार। इसे बहुत समृद्ध कहा जा सकता है। इनके अलावा स्वर्गीय दिव्य सामग्रियों के 20 टुकड़े हैं जिनका उपयोग ताओवादी बर्तनों को ढालने के लिए किया जा सकता है, जो बहुत कीमती भी है। उनमें से ये ज़िवेन भाग्य की रहस्यमयी गोलियों में से एक को सबसे अधिक महत्व देते हैं। यह एक अद्वितीय गोली है जो केवल भाग्य विधाता के वंश में ही विद्यमान है। इसकी विस्तृत जानकारी बाहरी लोगों को नहीं हो पाती। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह उन वर्षों में भाग्य के सम्राट द्वारा बनाई गई गोली थी और भाग्य के तिपाई से परिष्कृत की गई थी। मनुष्यों के लिए इसे निगलना और दिन में उड़ना कोई समस्या नहीं है। ये सम्राट की कुशलता को भी बढ़ा सकता है। इसका उपयोग हमेशा उन सम्राटों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाता है जिन्होंने भाग्य के देवता में महान उपलब्धियां हासिल की। कहते हैं रिफाइनिंग बहुत मुश्किल होती है। महान उपलब्धियां हासिल किए बिना आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। उन दिनों भाग्य सम्राट ने भाग्य के दिव्य राजवंश की रचना की। उनके कई अनुयायियों की ताकत और मजबूत हो गई और उनकी युद्ध शक्ति बढ़ गई, जिसका एक बड़ा हिस्सा भाग्य के जुआनदान को श्रेय था। ताई जुयुआनगोली से भिन्न, यहाँ तक कि 7वें, 8वें और 9वें क्षेत्र के सम्राट भी भाग्य के जुआनदान को निगलकर अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं। ये ज़िवेन इसे बहुत महत्व देते हैं। हालांकि उसकी साधना 7वें दायरे के शिखर तक पहुंचने में केवल कुछ समय की बात है, फिर भी इसे संचय करने में बहुत समय लगता है। भाग्य के जुआनदान के साथ उसके अनगिनत साधना समय को कम करना बहुत मूल्यवान है। ये देखा जा सकता है कि इस बार ये ज़िवेन को पुरस्कृत करने के लिए या ये ज़िवेन को जीतने के लिए सृष्टि के देवता के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने खून की कीमत चुकाई है, और वह वास्तव में इस प्रकार के आग्रह का पात्र है। यदि वह अभी भी तीसरे या चौथे क्षेत्र का साधक होता तो उसका अस्तित्व सृष्टि के ईश्वर के उच्च स्तर का ध्यान आकर्षित नहीं करता। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizw.com/0_48/। हालांकि वे पहले से ही सम्राट हैं, सम्राटों के बीच भी बड़े अंतर हैं जिन्हें सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे एक नव प्रबुद्ध सम्राट और युद्ध सम्राट जैसी अद्वितीय शख्सियतों के बीच के अंतर की गणना तर्क से नहीं की जा सकती है, और इसका मूल्य भी बहुत अलग है। 7वें लोक को विशाल कहा गया है, यहाँ तक कि भाग्य के देवता को भी जीतने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। यही कारण है कि ये ज़िवेन सृष्टि के ईश्वर से जुड़ने को तैयार है। सृष्टि के ईश्वर की सहायता उसके अनगिनत वर्षों के कठिन अभ्यास को छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आधे तल में रेकी का स्प्रिंट होता है। ड्रैगन नसें विशाल ड्रैगन की तरह आकाश में घूमती हैं। प्रत्येक ड्रैगन नस पर अनगिनत रेकी छोड़ी जाएगी, जो इस आधे तल में जगह को लगभग भर देती है और लगभग तरलीकृत कर देती है। ज्वार की तरह एक सांस के साथ ये आभा गायब हो गई और अवशोषित हो गई, और फिर ड्रैगन नस से उत्सर्जित हुई और आधे विमान को भर दिया। पूरे आधे विमान को सुखाकर फिर से भरने की प्रक्रिया चल रही है। न जाने कितने साल बीत गए। इस आधे विमान के मध्य में एक विशाल बादल बिस्तर पर हरे रंग की पोशाक में एक युवक बैठा था। उसके पीछे अनेक दर्शन प्रकट हुए। वहां 3000 मार्शल आर्ट थे और एक फीनिक्स आकाश की ओर गाते हुए एक ऊंची शाखा पर खड़ा था, जो साफ दिल वाला एक प्राचीन पेड़ था।
उसी समय उसके चारों ओर चमकदार रोशनी उसके पूरे शरीर की रक्षा करने, उसके दिमाग को शांत करने और उसे कभी भी और कहीं भी सबसे शांत स्थिति में लाने के लिए एक सरणी में बदल गई। ये ज़िवेन है। प्रत्येक सांस के साथ इस आधे तल की आभा एक ज्वार की तरह होती है। ज्वार उठता है और गिरता है। ड्रैगन शिराओं से निकलने वाली सभी आभाएं उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वह आभा जो एक दुनिया को फिर से बना सकती है, केवल उसके लिए सांस लेने के लिए पर्याप्त है। ये कल्पना की जा सकती है कि अब अभ्यास करने के लिए उसे कितने संसाधनों का उपभोग करना होगा। गुरु का ये स्तर सामान्य दुनिया में विकसित नहीं हो रहा है। उसके सामने एक काली गोली ऊपर नीचे हो रही थी, मानो उसे पानी में भिगो दिया गया हो। ये गोली घूमती रहती थी। हर बार जब ये घूमता है तो इसकी औषधीय गैस रेशम और कोकून को खींचने की तरह बाहर निकल जाती है, एक धार में बदल जाती है, सीधे ये ज़िवेन के शरीर में डाली जाती है और उसके अंगों और हड्डियों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये भाग्यशाली जुआनदान है। सैकड़ों वर्ष बीत गए। मूल मुट्ठी के आकार के लकी जुआनदान को ये ज़िवेन ने केवल 1/3 बहुत छोटे से अवशोषित किया है। इन सैकड़ों वर्षों में ये ज़िवेन ने निरंतर कठिन प्रशिक्षण और लगातार युद्धों के अलावा कुछ नहीं किया है, जिससे उसे समझ में आता है कि इस दुनिया में केवल मजबूत ताकत वाले लोग ही दुनिया पर हावी हो सकते हैं और उन्हें बोलने का अधिकार है। सम्राट पेन और रात्रि सम्राट दोनों ही उसके अद्वितीय स्वामियों से कहीं अधिक हैं, जो उसे उदासीन नहीं बनाता है। इसके विपरीत उनमें संकट की हिंसक भावना होती है। उसे अभ्यास के लिए अधिक जरूरी समय दे। हर बार जब आप ज़िवेन भाग्य के जुआनदान के डेनक्यूई को अवशोषित करते हैं तो वह जल्दी से ताकत में बदल जाता है। ये रफ्तार बेहद चौंकाने वाली कही जा सकती है। सम्राट का शरीर विशाल तारों वाले आकाश के समान है। कौशल विकास के हर बिंदु को भरना कठिन है। प्रत्येक क्षेत्र में सुधार के बाद लंबे समय तक कौशल संचय के साथ होना चाहिए। पहले ये ज़िवेन कम समय में कौशल जमा करने के लिए समय के प्रवाह दर को तेज करने के लिए समय के टुकड़ों का उपयोग करते थे, लेकिन अब कोई समय के टुकड़े उपलब्ध नहीं है, इसलिए वह केवल आज्ञाकारी रूप से कौशल जमा कर सकते हैं। मूल रूप से तो ज़िवेन ने अनुमान लगाया कि 7वें क्षेत्र की खेती को 7वें क्षेत्र के शिखर तक बढ़ावा देने में हजारों साल लगेंगे, और यह बहुत तेज है क्योंकि वह पहले 7वें क्षेत्र के सभी मार्गों को पूरी तरह से समझ चुका है। आखिरकार वह एक दिन में ताओ को समझ सकता है, लेकिन उसके कौशल संचय में अंतर लाने का कोई रास्ता नहीं है। वह केवल एक अंक ही गिन सकता है। हालांकि अब वह केवल 100 वर्षों के लिए सृष्टि के जुआनदान की दवा की मदद से 7वें क्षेत्र के शिखर पर पूरी तरह से कदम रख चुका है। खेती की गति सैकड़ों गुना तेज हो गई है। ये ज़िवेन ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और एक पल में वायु प्रवाह की एक धार बन गई। उसकी वर्तमान साधना से भले ही उसकी आंखें खुली होने पर संसार का जन्म हुआ हो और उसकी आंखें बंद होने पर संसार नष्ट हो गया हो, ये कठिन नहीं है। इन आधे विमानों को आसानी से खोला जा सकता है। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसने आकाश में उड़ रहे उन ड्रैगन नसों को पकड़ लिया। सैकड़ों वर्षों से हालांकि ये ज़िवेन की मुख्य ऊर्जा अपने कौशल में सुधार करना था, फिर भी 2 माध्यमिक ड्रैगन नसें खत्म हो गई थी। उन्हें रहस्यमय स्थान ने निगल लिया था और मार्शल आर्ट की सभी प्रकार की समझ प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग किया गया था। उनकी मार्शल आर्ट बेहद जटिल है। यदि वह शिखर तक पहुंचना चाहता है तो वह केवल रहस्यमय स्थान पर भरोसा कर सकता है। उपभोग किए गए संसाधन सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना भी हो सकते हैं। वह हर तरह से इसका आदी हो चुका था, लेकिन फिर भी वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। ऐसा प्रतीत होता है कि रहस्यमय स्थान का कभी कोई अंत नहीं था। चाहे ये ज़िवेन ने कितनी भी ऊर्जा भरी हो, रहस्यमय स्थान कभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब उसे अभी भी रहस्यमय अंतरिक्ष की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन उसके दिल में सभी प्रकार के अनुमान हैं, लेकिन उनकी कभी पुष्टि नहीं हुई है। अंततः 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अब बाहर जाने का समय हो गया है, ये ज़िवेन ने धीरे से कहा। उन्हें कुछ समय के लिए 4 राज्यों के गश्ती दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अपने क्षेत्र में कैसे नहीं जा सकते। इसके अलावा वह इस दुनिया में टेरांस को याद करता है और वह नहीं जानता कि यह किस प्रकार का दृश्य है। पहले रेंझोउ जाएं, फिर चांगहुआ के भगवान राजवंश के केंद्र में वुजिन को समझने के लिए चांगहुआ के वुगे में प्रवेश करें और अंत में खेती को 8वें क्षेत्र में धकेलने का रास्ता खोजे। यह उसकी योजना है और इसके साकार होने की बहुत संभावना है, क्योंकि उसके पास अभी भी 1 दर्जन से अधिक माध्यमिक ड्रैगन नसों की विशाल संपत्ति है और अभी भी 2/3 भाग्यशाली जुआनदान है, जो उसके लिए जल्दी करने के लिए पर्याप्त है। स्तर 1 बार
जब जिवेन ने सीमा शुल्क छोड़ा तो सबसे पहला काम जो आपने किया वह था सम्राट जान से मिलना, उसे अलविदा कहना और निरीक्षण के लिए रेंझोउ लौटना। जब उन्होंने सीमा शुल्क छोड़ा तो उन्हें पता था कि तूफान क्षेत्र की स्थिति 100 साल पहले की तुलना में बहुत अलग थी। ये कहा जा सकता है कि यह लंबे समय से मान्यता से परे और हर किसी की अपेक्षा से परे है। 100 वर्षों से अधिक की अल्प अवधि में पूरे तूफान क्षेत्र में परिवर्तन पिछले दसियों हजार वर्षों की तुलना में अधिक है। तूफान शहर की लड़ाई में युद्ध सम्राट समय पर लौट आया। आखिरकार तूफान शहर को तूफान समुद्री क्षेत्र में सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाओं द्वारा नहीं तोड़ा गया था और तूफान समुद्री क्षेत्र में भाग्य के देवता का अग्रिम आधार संरक्षित किया गया था। ये सिर्फ चौकी युद्ध है। प्रमुख सेनाओं की पराजय के साथ तूफान समुद्री क्षेत्र में खूनी तूफान आता है। मूल रूप से ये कहा गया था कि अजेय अस्तित्व जो चोट से उबर रहा था। सम्राट पेन फिर से पहाड़ से बाहर आया, विद्रोहियों को भर्ती किया और उन्हें वश में किया, पूर्व और पश्चिम में अजेय और कभी कभी व्यक्तिगत रूप से लड़ने के लिए सेना का नेतृत्व किया। वह भयानक ताकत, भले ही सम्राट उसके सामने कमजोर हो, तूफान समुद्री क्षेत्र में वे ताकतें, यहाँ तक कि जातीय समूह जो सम्राट से बाहर हो गए हैं, सम्राट पेन के सामने कुछ भी नहीं है। कई लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और सम्राट पेन में शरण ली, और जिन लोगों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया उन्हें अक्सर नष्ट कर दिया गया, उखाड़ फेंका गया और दुनिया से गायब कर दिया गया। कुछ समय के लिए पूरा तूफानी समुद्री क्षेत्र खून से भर गया था और सम्राट पेन की शक्ति बढ़ रही थी। अनगिनत साल पहले सम्राट पेन के पूरे तूफान समुद्री क्षेत्र की कमान संभालने की अजेय स्थिति को पुनः उत्पन्न करना लगभग संभव था। इस स्थिति ने सृष्टि के देवता को भी चिंतित कर दिया, जो तूफानी पानी को सम्राट पेन के हाथों में फिर से मिलते हुए नहीं देखना चाहता था। आप जानते हैं, सम्राट पेन, जिसने उन वर्षों में तूफान समुद्री क्षेत्र को एकीकृत किया था, ने सृजन के देवता को बड़ी परेशानी दी थी और यहाँ तक कि एक बार पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जिससे हंगामा हुआ था। अंततः अपने पतन के बाद सृष्टि का देवता तूफान समुद्री क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों को विभाजित करने के लिए प्रतिबद्ध था, ताकि वे एकजुट न हो सके। अब जब सम्राट पेन वापस आ गया है तो उस वर्ष के दृश्य को पुनः प्रस्तुत करना संभव है। ये सृष्टि के भगवान को परेशान किए बिना नहीं रह सकता। कुछ लोगों ने ये भी सुझाव दिया कि उन्हें उसे मारने के लिए कई स्वर्गीय गुरुओं को आमंत्रित करना चाहिए जो एकांत में हैं। हालांकि अंत में उन्होंने यात्रा नहीं की। जब सम्राट पेन ने दक्षिण और उत्तर में लड़ने के लिए सेना का नेतृत्व किया तो अंततः वह अपने प्रतिद्वंद्वी से मिले और उन चौंकाने वाले जानवरों को सचेत किया जो तूफानी समुद्री क्षेत्र में छिपे हुए थे और अनगिनत वर्षों से सो रहे थे। कोई नहीं जानता कि इस भयंकर जानवर की उत्पत्ति क्या है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि वह कितने हजारों वर्षों से सो रहा है। उन्होंने एक विशेष गुप्त विधि से समय की बर्बादी से बचा लिया, जो बहुत भयानक है। दशकों पहले एक अद्वितीय युद्ध छिड़ गया था। कोई नहीं जानता कि दोनों पक्ष कैसे जीतेंगे या हारेंगे। सम्राट के स्तर पर लड़ाई देखने जाने की हिम्मत नहीं करता और केवल अपनी अटकलों पर भरोसा कर सकता है। कुछ जानने के बारे में, सम्राट पेन को कुछ छोटे नुकसान झेलने चाहिए थे। तब से तूफान समुद्री क्षेत्र में त्रिपक्षीय स्थिति बन गई है। सृष्टि के ईश्वर की शक्ति के अलावा ये सम्राट पेन की शक्ति है। ऐसी कई अन्य ताकतें हैं जो सम्राट पेन के तूफानी समुद्री क्षेत्र में समर्पण करने से इनकार करती हैं और अंततः उस भयंकर जानवर को लेने के लिए एकजुट हो गए। कृपया बाहर आए और सम्राट को रोकने के लिए शहर के किनारे बैठे। कुछ समय के लिए तीनों दल एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, लेकिन उनके बीच आगे और बड़ा संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि तीनों दलों का अस्तित्व स्वर्ग स्तर का था और एक बार जब वे शुरू हो गए तो वे कभी नहीं मरेंगे। ये स्थिति दशकों से अपरिवर्तित बनी हुई है, लेकिन तीन दलों के बीच छोटे पैमाने पर युद्ध सैकड़ों वर्षों से कभी नहीं रुका है। मुझे नहीं पता कि कितनी मौतें और घायल हुए हैं। ये जिवेन को उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार ऐसी स्थिति बन जाएगी। वह बेहतर जानता था कि दुनिया वास्तव में एक छिपा हुआ अजगर और झुका हुआ बाघ है। उसे नहीं पता था कि एक गैदाई मास्टर अचानक कब प्रकट होगा। हमें यथाशीघ्र अपनी खेती में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। युद्ध सम्राट, तितली सम्राट, सितारा सम्राट और अन्य को अलविदा कहने के बाद ये जिवेन ने अंततः तूफान शहर छोड़ दिया और रेंझोउ की दिशा में उड़ान भरी। सृष्टि का देवता बनने के बाद उसे आसानी से सृष्टि के ईश्वर का पूरा नक्शा मिल गया। वह सृष्टि के ईश्वर के बारे में बहुत कुछ जानता था। जब तू जिवेन ने भाग्य के देवता को छोड़ दिया तो किसी ने इसकी सूचना दी। जल्द ही बादल सम्राट को पता चल गया कि ये जिवेन तूफान वाला समुद्री क्षेत्र छोड़ चुके हैं। हालांकि इस समय वह सीधे तौर पर ये जिवेन को निशाना नहीं बना सका।
100 साल पहले युद्ध के सम्राट का एक दूत उसे चेतावनी देने आया था कि उसे खुले में शुरुआत करने की अनुमति नहीं है। एक बार वह पकड़ा गया तो बहुत अच्छा होगा। युद्ध सम्राट की वरिष्ठता बहुत ऊंची होती है और उसकी शक्ति तो और भी अधिक भयानक होती है। भले ही वे शिक्षण के सर्वोच्च नेता हों, फिर भी वे युद्ध सम्राट के विरोधी नहीं हैं। एक बार जब वे इसे परेशान कर देंगे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसलिए वह केवल येज़ेवेन के साथ सकारात्मक रहने का विचार रख सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसे भूलने की योजना बना रहा है। अब येज़ेवेन वह नहीं रह गया है जिससे वह निपट सकता है, इसलिए वह केवल मामले की रिपोर्ट कर सकता है और शीर्ष को निर्णय लेने दे सकता है। यदि आप वास्तव में उस पर कटाक्ष करना चाहते हैं तो आपको कम से कम प्रमुख शिक्षण स्तर के व्यक्ति को ऐसा करने देना चाहिए। भले ही आपके साथ दुर्व्यवहार न किया गया हो, मुझे डर है कि आप इस आदमी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। इस समय मेघ सम्राट पहले ही अपना पिछला अहंकार खो चुका था। वह येज़ेवेन से नफरत करता था और उससे डरता था। उसे अपने भयंकर शॉट से नफरत थी और वह अपने भयंकर शॉट से डरता था। वह 7वें लोक में एक दैत्य है जो लगभग मारा जा चुका है। यह उसके जीवन में एक अमिट शर्म की बात होगी। लाखों मील लंबा, आकाश की ओर ऊंचा, अमर क्यूई से घिरा हुआ टेरान बुझो पर्वत अत्यंत पवित्र है। बुझो पर्वत पर इंपीरियल पैलेस पहाड़ पर ऊंचा और राजसी खड़ा है। यह मानव जाति की पवित्र भूमि है। आज मानव सम्राट का निवास और असंख्य मानव तीर्थों का स्थान है। हर जगह आप चमक और धुंध को छाते हुए देख सकते हैं। धरती पर कैसा परिलोक है। आज मानव महल के सामने विशाल चौक पर कई पात्र जो मूल रूप से केवल मानव जाति की किंवदंतियों और मिथकों में मौजूद थे, इस समय चौक पर दिखाई देते हैं। इस समय कई दिव्य राजा जो लोगों और राज्य के महान मामलों के प्रभारी हैं, उन्हें केवल वर्ग के पीछे सूचीबद्ध किया जा सकता है। बीच में कई अर्थ सम्राट हैं। वे मानव जाति के कई सर्वोच्च बुजुर्ग हैं। कई पूरे साल बंद रहते हैं और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। अब वे सभी यहाँ दिखाई देते हैं। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की कथा http://www.bigwizardw.com/0_48/। इन संभावित सम्राटों से पहले एक बड़ा खुला स्थान था और सामने केवल 2 आकृतियां थी। एक ने शाही पोशाक पहन रखी थी और वह अपनी पीठ पर हाथ रखकर खड़ा था। वह एक दृढ़ चेहरे और अजेय गरिमा के साथ एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह लग रहा था। इसी पर सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं। हर कोई जानता है कि यह अब टेरान का सर्वोच्च स्वामी सम्राट है। सम्राट के बगल में जुआनई में एक बूढ़ा व्यक्ति है। वह देखने में बेहद साधारण लगते हैं। कृषकों का कोई माहौल नहीं है, लेकिन उसकी तुलना सम्राट से की जा सकती है। स्वाभाविक रूप से वह मानव जाति के बीच सर्वोच्च अस्तित्व भी है। यह सबके सामने खड़ा है और सभी पक्षों का नेतृत्व करता है। क्या तुम नहीं आओगे? सम्राट ने पूछा। जुआनई बूढ़ा व्यक्ति कड़वाहट से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, आप नहीं जानते सम्राट। जियानजुन का कभी भी सकारात्मक आकार नहीं रहा है। अब आप नहीं जानते कि यह किस स्थान पर है। आप इससे बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकते। यदि वह नहीं आता है तो सभी जातीय समूहों के कितने अन्य नेता और अन्य 3 राज्यों के सम्राट आए हैं? सम्राट ने पूछा। केवल कुछ छोटी जनजातियों के नेता ही व्यक्तिगत रूप से आए थे। जहां तक सम्राट की बात है, उनमें से कोई भी नहीं। जुबानी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह वास्तव में दिलचस्प है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे टेरान में ऐसा अस्तित्व पैदा हो सकता है। 4 राज्यों के गश्ती दूत इतने शक्तिशाली हैं। वैसे भी यह मेरे टेरान के लिए हमेशा एक अच्छी बात है। हमें मदद की बहुत जरूरत है। सम्राट की भौहें हल्की सी झुक गईं, मानो वे भौहें सिकोड़ रही हो। मास्टर के चले जाने के बाद से मेरे टेरान के पास दुनिया को चौंका देने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं है। मैं रेंजो में भी नहीं रह सकता। मैं वास्तव में मास्टर पर शर्मिंदा हूँ। सम्राट को स्वयं को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी साधना का समय अभी कम है। आज की साधना करना आसान नहीं है। जुआनई बूढ़े व्यक्ति को राहत मिली और उसने कहा, समय के साथ हम 7वें दायरे में कदम रखने, विशाल बनने, दुनिया को हिलाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कहा जाता है कि सम्राट वो स्वर्गलोक से आए थे। बादशाह ने अचानक विषय बदलते हुए कहा, ये सच है। ये स्वर्ग के 10,000 लोगों से होना चाहिए। हाँ, अनगिनत वर्षों से स्वर्ग के 10,000 लोगों से लोग सम्राट रहे हैं। ऐसा लगता है कि स्वर्ग के 10,000 लोगों में से की गति हमारे लोग अभी भी चरम पर हैं। जुआनई बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, यह उसका गृहनगर है। वह कैसे याद नहीं रख सकता। वह उन लोगों में से एक थे जिन्होंने सृजन जगत में सुई सम्राट का अनुसरण किया।
अगले अंतहीन वर्षों में वह हर जगह लड़ता रहा। संयोगवश उसने सम्राट के राज्य में कदम रखा। उसे अपने गृहनगर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब वह कभी कभार ही स्वर्ग लोक के बारे में कुछ सुन पाता है। ये सच है। सम्राट वू वास्तव में एक महान व्यक्ति है। उनके पास सृष्टि की दुनिया में आने के लिए ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया। यहाँ तक कि तियांदाओ संप्रदाय भी उनकी मदद नहीं कर सकता। शायद कोई और अस्तित्व होगा भविष्य में शिक्षकों का सम्मान करना पसंद है। सम्राट ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, ये हमारे परिवार के लिए भी एक अच्छी बात है कि वह एक गश्ती दूत बन गया। उसे भाग्य के देवता द्वारा मान्यता दी गई है। विशेष रूप से जो श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए वह हमारे परिवार को राहत देने के लिए पर्याप्त है। जुआनई बूढ़े आदमी ने कहा, कुछ दिन पहले हमें गश्ती दूत से एक परिपत्र मिला जिसमें 4 राज्यों के प्रमुख बलों के सभी नेताओं को बुजो पर्वत पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। अब ऐसा लगता है कि केवल हमारे परिवार के विशेषज्ञ ही पहुंचे हैं और अन्य के विशेषज्ञ राष्ट्रीयताएं गश्ती दूत की बातों को दिल से नहीं लेती। सम्राट की आंखों में कुछ चिंताएं झलक उठी। जहां तक मुझे पता है, ये गश्त करने वाला दूत किसी भी तरह से एक निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है और मुझे नहीं पता कि उस समय कितने खूनी तूफान आएंगे। उस बिंदु पर भी हम इसकी मदद नहीं कर सकते। आखिरकार गश्ती दूत हमारे टेहरान से है। चूंकि हम गश्ती दूत द्वारा लाई गई सुविधा और लाभों का आनंद लेते हैं, हम स्वाभाविक रूप से उसके लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। जानिए कितने बच्चे मारे जाएंगे या घायल होंगे। दुनिया में यह वाकई मुश्किल है। जुआनई का बूढ़ा व्यक्ति बहुत चिंतित लग रहा था। आइए कदम दर कदम आगे बढ़ें और देखें कि जब गश्ती दल आता है तो हम किस तरह के लोग होते हैं। सम्राट ने कहा, हाँ। जैसे ही जुआनई बूढ़े आदमी की आवाज गिरी, अचानक उसने दूर से बैंगनी क्यूई के साथ एक सुनहरी एस्केप लाइट उड़ती देखी। ये बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। एक ही व्यक्ति संसार से तुच्छ प्रतीत होता था। आकृति और भी करीब आती जा रही थी, लेकिन मैंने देखा कि वो हरे रंग की पोशाक में एक युवक था जो रोशनी से दूर भागते हुए आ रहा था। अगले ही पल तसिंगी नामक युवक चौक पर दिखाई दिया। हालांकि यह सामान्य दिखता है, लोग पिछली बैंगनी क्यूई से व्यक्ति की पहचान को अलग कर सकते हैं। ऐसी दृष्टि केवल सम्राट की ही होती है। वे बैंगनी क्यूई भ्रम से बाहर नहीं आए, लेकिन सम्राट द्वारा अपनी गति जारी करने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी स्वचालित रूप से बन गए और कोई भी ऐसा होने का दिखावा नहीं कर सकता। इसके अलावा आज से पहले उन्होंने मूल रूप से इस व्यक्ति के चित्रों और आकृतियों को देखा था और स्वाभाविक रूप से उन्हें एक नजर में पहचान लिया था। उनके सामने वाला व्यक्ति रेंजो सहित 4 राज्यों के गश्ती दूत येजिवेन थे। सम्राट वू को देखें। अचानक पूरा चौक घुटनों पर झुक गया। सम्राट के सामने ये बड़े लोग जो सप्ताह के दिनों में एक तरफ हावी रहते हैं, कुछ भी नहीं है। सम्राट वू, आप विनम्र हैं। जुआनई में सम्राट और बूढ़ा व्यक्ति भी असभ्य थे। सम्राट को किसी शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है। ये जिवेन ने अपना हाथ लहराया और कहा कि बेशक उसने सम्राट की छाया देखी थी, लेकिन वह उसके बगल वाले बूढ़े व्यक्ति को नहीं जानता था। ये ताओवादी मित्र कौन है? ये जिवेन ने सीधे पूछा। पुरानी पवनगी परिवार, जुआनई बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा। ये फेगई का ताओवादी मित्र है। ये जिवेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे वर्तमान मानव जाति के बारे में कुछ जानकारी याद आई जिसे उसने पहले जांचा था। समकालीन मानव सम्राट सुई हुआन की पिछली पीढ़ी का शिष्य था और फेंगई परिवार भी प्रारंभिक मानव जातियों में से एक था जो सृष्टि के देवता सुई हुआन का अनुसरण करता था। हालांकि वह सम्राट बन गया था, लेकिन उसके पास कोई शाही उपाधि नहीं थी और केवल फेगई परिवार का होने का दावा करता था। यह आपकी जीवन को कुछ अंतरंगता देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये पूर्वजों की नामकरण आदत है। अमुक अक्सर एक जनजाति का प्रतिनिधित्व करता है। सबको उठना। ये जिवेन ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया। उन्होंने केवल अपने पैरों के नीचे एक ताकत बढ़ती हुई महसूस की। उन्हें खड़े होने का काम सौंपा और स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए। भले ही मैं पहले से ही सम्राट की महान शक्ति को जानता था, फिर भी मैं हैरान था। आखिरकार मैं अकेला नहीं था, लेकिन हर कोई। ये शिवेन के सौम्य रवैये को देखकर वे मदद नहीं कर सके, लेकिन राहत की सांस ली। उन्हें डर है कि ये जिवेन एक बेहद दबंग सम्राट है। उस स्थिति में ये टेहरान के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। आखिरकार ये जिवेन न केवल मजबूत है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सृष्टि के ईश्वर की इच्छा का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो सबसे अधिक परेशानी वाली बात है। मुझे आज अपने टेहरान परिवार के कई नायकों को देखकर खुशी हुई। ये जिवेन मुस्कुराए। एवेन्यू, सम्राट वू, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।
बादशाह ने इशारे से निमंत्रण दिया। ये जिवेन सम्राट और फेगई के पीछे पीछे सीधे चौक के दूसरे छोर पर सुइहुआंग हॉल में पहुंच गए। यह शाही महल का मुख्य हॉल है। हॉल के केंद्र में 3 क्लाउड बेड एक साथ खड़े हैं, जो क्रमशः 3 सम्राटों के हैं। बादलों के बिस्तर पर हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और हर तरह की खुशबू है। ये जिवेन ने मना नहीं किया, बल्कि सीधे बीच में बैठ गई। रेनहुआंग और फेगई लगभग एक जैसे ही हैं। ये जिवेन की उपस्थिति के साथ परी संगीत के साथ दावत शुरू हुई। सभी ने कप को दूसरे के लिए धकेला, लेकिन वास्तव में सभी की निगाहें ये जिवेन पर थी कि उन्होंने आज अपनी स्थिति कैसे व्यक्त की। विशेष रूप से हर कोई जानता है कि पिछले गश्ती दूत ने बुजो पर्वत में सभी दलों के प्रमुखों को इकट्ठा करने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि टेरान में शरण लेने वाले कुछ कमजोर जातीय समूहों को छोड़कर अन्य सेनाओं का कोई भी प्रमुख नहीं आया, जाहिर तौर पर ये जिवेन पर ध्यान दिए बिना। ये लाल फल का आकर्षक व्यवहार है। मुझे नहीं पता कि गश्ती दूत के साथ क्या करना है। अब ऐसा लगता है कि परेड ने इस बिंदु को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। ऐसा भी लगता है कि मैं इसे देख नहीं सकता। मैं इस बात को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लेता। बस सम्राट के साथ बातें करते रहें और हंसते रहें, जैसे कि यह हुआ ही ना हो। सम्राट, मैं यहाँ नया हूँ। मैं चारों राज्यों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। कृपया मुझे और सलाह दें। शराब और भोजन से भरपूर, ये जिवेन ने कहा। सम्राट के प्रति उसने अब भी कुछ सम्मान बनाए रखा। वह दुनिया में था, लेकिन वह कभी सम्राट नहीं था, क्योंकि सम्राट का बोझ बहुत भारी था। एक परिवार को अपना सम्राट मानना बहुत महत्वपूर्ण था। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.wikijw.com/0_48/ मानव जाति के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए ये जिवेन ने खुद से पूछा कि उसने मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसने जब मानव सम्राट बनने की बात आती है तो ऐसा कोई विचार नहीं है। उनका अंतिम लक्ष्य प्रकृति की बागडोर संभालना और अंतहीन रास्ते को छूना है। मैं आपको एक मोटा परिचय देता हूँ। दौरे के दौरान आप जिन 4 राज्यों के प्रभारी हैं, मानव राज्य के अलावा जहाँ मेरी मानव जाति स्थित है, मानव राज्य के उत्तर में एक अंधेरा राज्य है। मुख्य जाति डार्क रेस है, जो डार्क रेस का जन्मस्थान भी है। मानव राज्य के पूर्व में पत्थर राज्य में ये पत्थर जाति का क्षेत्र है। मानव राज्य के दक्षिण में बड़े लेज में यह अपेक्षाकृत अराजक है और किसी भी जातीय समूह को पूर्ण लाभ नहीं है। बादशाह ने इसका परिचय देते हुए कहा, ह्यूमन स्टेट, डार्क स्टेट, स्टोन स्टेट और ग्रेट लीज ये जिवेन के नियंत्रण में 4 राज्य हैं। उनमें से रेंझो, जहां टेरान स्थित है, बेहतर स्थिति में प्रतीत होता है, जिसे आधार शिविर माना जा सकता है। हालांकि ये जिवेन ने अन्य अंधेरे राज्यों, पत्थर के राज्यों और महान लीज की भूमि में स्थिति नहीं देखी। उन्होंने आज उनके आदेशों को पूरी तरह से अनदेखा करने का साहस किया, इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि उनका रवैया क्या है। आज टेरान के अलावा कितने जातीय नेता आए हैं? ये जिवेन ने लापरवाही से पूछा। सम्राट को अचानक पता चला कि नाटक का मांस आ रहा है। इस अवधि के दौरान उन्होंने इस सामान्य प्रतीत होने वाली गश्त के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। इस सम्राट वू का जन्म और मृत्यु स्वर्ग की दुनिया और मानव जाति के गृहनगर से हुई थी। इसकी किसी भी तरह से स्थानीय स्तर पर खेती किए गए सम्राटों से तुलना नहीं की जा सकती, और उसके आने के बाद वह हर तरह से प्रसिद्ध हो गया और अनगिनत लोगों को मार डाला। उनके अधीन नाम और उपनाम वाले अनगिनत सम्राट हैं। अगर एक सूची लिखी जाए तो वह कई लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। निश्चय ही एक निर्दयी व्यक्ति। यह अजीब है कि ये लोग उसे चेहरा नहीं देते हैं और ये जिवेन के स्वभाव को आसानी से जाने दे सकते हैं। अगर वे अपने शब्द बदल लें तो हार नहीं मानेंगे। लेकिन वह टेरान में सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन स्वामी के चले जाने के बाद अशांत वर्षों में वह सम्राट का पद संभालने के लिए लगभग मजबूर हो गया था। मेरे टेरान के अलावा केवल कुछ छोटे परिवारों के नेता ही आए हैं जिन्होंने मेरे टेरान में शरण ली है। सम्राट ने ये शिवेन की ओर देखा और कहा, क्या गुआंगमिंग परिवार नहीं आया? ये जिवेन ने पूछा। कोई नहीं आया। सम्राट ने ये जिवेन को देखा और सोचा कि गश्ती दूत के आने से पहले उसने पर्याप्त होमवर्क कर लिया था। सृष्टि के देवता राजवंश में हजारों जातियां हैं जिनकी गणना करना कठिन है। जो लोग राज्य पर कब्जा कर सकते हैं वे सभी बड़े परिवार हैं। मानव जाति से पहले वे इन बड़े परिवारों में से एक हैं। स्वाभाविक रूप से यह उन वर्षों में सुई सम्राट की अजेय मार्शल आर्ट पर निर्भर करता है और उनके पास एक रास्ता है। हालांकि सुइहुआंग के चले जाने के बाद रेंझो अशांत था और टेरान्स अब रेंझो की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सके।
यहाँ तक कि एक और जातीय समूह भी तेजी से बढ़ रहा था, जो टेरांस के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था और यहाँ तक कि बढ़त भी हासिल कर रहा था। यह ऐसी जातियों का एक समूह है जिनकी पीठ पर पंख और चेहरे मानव जाति से काफी मिलते जुलते हैं। उनके समान चेहरों के कारण जब प्रारंभिक वर्षों में मानव जाति सत्ता में थी, तब उन्हें कुछ देखभाल भी मिली। हालांकि बाद में चकमक सम्राट गायब हो गया और मानव राज्य अशांत हो गया। सबसे पहले विरोधी झंडा फहराने वाला गुआंगमिंग परिवार था। गुआंगमिंग परिवार लंबे समय से योजना बना रहा है। एक बार जब वे आगे बढ़ते हैं तो वे देश के आधे हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। टेरान सेना दिन ब दिन पीछे हटती जा रही है। गुआंगमिंग परिवार में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। वे चकमक सम्राट के बिना टेरान से भी अधिक मजबूत हैं। आज का रेंजो टेरान और गुआंगमिंग का पृथक्करण है। जाहिर है, ये जिवेन इन स्थितियों के बारे में पहले से जानते थे, अन्यथा आप सीधे नहीं पूछ सकते। गुआंगमिंग परिवार हमेशा विद्रोही रहा है और सम्राट वू के दोस्तों से छिपता नहीं है। गुआंगमिंग परिवार हमारे लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण है। मुझे डर है कि इसके खत्म होने की संभावना नहीं है, सम्राट ने उदास होकर कहा। ये जिवेन ने सम्राट की ओर एक नजर डाली। जहां तक वह जानता था, गुआंगमिंग लोगों को डर था कि वे सिर्फ विद्रोही नहीं थे, कहना चाहिए कि उन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी। पिछले कुछ वर्षों में दोनों परिवारों के बीच लगातार मनमुटाव और अनगिनत आदान प्रदान होते रहे हैं। यहाँ तक कि गुआंगमिंग लोगों ने रेंजोऊ का नाम बदलकर गुआंगमिंग राज्य करने के लिए गौड़ राजवंश को कई बार लिखा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि किस जाति के स्वामित्व और वर्चस्व का भी प्रतिनिधित्व करता है। उज्ज्वल परिवार वास्तव में लंबे समय से योजना बना रहा है और महत्वाकांक्षी है। ये जीवेन ने अपने मुंह के कोने पर हल्का सा चुटकी ली और तुरंत कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जो प्रतिनिधित्व करता हूँ वह मानव जाति नहीं है, बल्कि सृष्टि का भगवान है। अगर मैं नहीं आता तो मैं नहीं आता सृष्टि के ईश्वर का सामना करे। फिर यदि वे मर जाते हैं तो उनके पास मरने का एक तरीका है। ये जिवेन को इसकी परवाह नहीं थी कि गुआंगमिंग परिवार ने किसी को नहीं भेजा। ये ठीक ही था कि वह नहीं आया। उसने उसे परिवार को नष्ट करने का बहाना दिया। सम्राट ये जिवेन को घूरे बिना नहीं रह सका। हालांकि ऐसी स्थिति सृष्टि के ईश्वर में बहुत आम है। हर दिन कई प्रजातियां पैदा होती हैं और कई प्रजातियां हर दिन गायब हो जाती हैं। ये लंबे समय से कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि सम्राटों के बिना जातीय समूहों के लिए एक बार सम्राट होने के बाद पूरा जातीय समूह पूरी तरह से अलग होगा और नष्ट होना आसान नहीं होगा। आखिरकार एक बार जब कोई सम्राट भाग जाता है तो यह एक बड़ी आपदा छोड़ जाएगा। ये जिवेन उनके परिवार को नष्ट करने वाला था, जिससे सम्राट थोड़ा स्तब्ध रह गया। यह उनसे बिल्कुल अलग स्वभाव था। वे भी सम्राट हैं, लेकिन ये जिवेन के पास एक पूर्ण आत्मविश्वास है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता, ठीक उस अजय आत्मविश्वास की तरह जब स्वामी कई साल पहले भी वहां था। और यही वह है जो उसके पास नहीं था। हालांकि उन्हें सम्राट का पद विरासत में मिला था, लेकिन उनके पास सम्राट सुई की महिमा नहीं थी। उन वर्षों में गुरु ने जो कहा था उसे स्पष्ट रूप से याद है। यदि वास्तव में उसके पास दुनिया पर राज करने का अजेय हृदय नहीं होता, तो उसने सम्राट के दायरे में कदम रख दिया होता और उसका भविष्य सीमित होता। अब सब कुछ मालिक के शब्दों में ही प्रतीत होता है। सम्राट के दायरे में प्रवेश करने के बाद से प्रगति बहुत सीमित है। उसे स्पष्ट रूप से समझ आया कि उसमें किस प्रकार की भावना की कमी है। चूंकि वह एक बच्चा था, वह हवा और पानी के साथ गुरु की खेती के तहत बड़ा हुआ। इसलिए उनमें कभी आत्मविश्वास न खोने और अत्यधिक विपरीत परिस्थिति में भी हार न मानने की महत्वाकांक्षा की कमी थी। दुनिया में असली राजा कौन है? केवल जब हम वास्तव में उस चरण तक पहुंचते हैं तभी हम वास्तव में समझ सकते हैं। ये जिवेन स्वर्ग की असंख्य दुनियाओं में से एक ऐसी आकृति है। सम्राट वू की कथा सदैव जीवित रहेगी। यह एक भव्य अवसर है जिसे आज का सम्राट नहीं समझ सकता। गश्ती करने वाले को शायद पता न हो, भले ही वह भाग्य के देवता से बाहर चला जाए, इसका कोई फायदा नहीं है। ये लोग दिन में 2 दिन अनुशासन का पालन नहीं करते हैं और जब तक वे पर्याप्त बलिदान देते हैं तब तक वे अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। हमारे बीच संघर्ष की परवाह करो। सम्राट ने ये जिवेन की ओर देखा और कहा कि उन्हें डर है कि ये जिवेन सृष्टि के देवता की वास्तविक स्थिति को नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से इसका उल्लेख किया। कई वर्षों पहले कई महान धर्मों के उदय के बाद से भाग्य के देवता लंबे समय से स्थानीय क्षेत्रों को नियंत्रित करने में शुरुआत की तुलना में कम सख्त रहे हैं। यह ऐसा नहीं कर सकता और न ही करना चाहता है। जब तक वे जाग नहीं जाते तब तक वे अक्सर सृष्टि के ईश्वर की ओर से आंखें मूंद लेते हैं।
आखिरकार सृष्टि के देवता का असली शत्रु बाहरी प्राणी है और सृष्टि के देवता की अधिकांश ऊर्जा का उपयोग सभी दिशाओं में शक्तिशाली शत्रुओं को दबाने के लिए किया जाता है। उन्होंने एक और शब्द नहीं कहा, यानी सृष्टि का भगवान हस्तक्षेप नहीं करेगा और यहाँ तक कि इन विद्रोही स्थानीय ताकतों को जीवन और मृत्यु से लड़ना भी चाहेगा। जब तक वे सृष्टि के ईश्वर की शरण नहीं लेते, वे विद्रोही हैं। सृष्टि के ईश्वर के वंश में शरण लेने वालों और कई महान धर्मों में शरण लेने वालों के अलावा ऐसे कुछ लोग नहीं हैं जो शामिल नहीं होते हैं। सृष्टि के देवता के राजवंश की नजर में ये लोग जंगली घास के अलावा कुछ नहीं हैं जो अपने आप जीते हैं और मर जाते हैं। यक्सी सभ्यता के श्वेत सम्राट का निहितार्थ यह है कि भले ही यक्सीवेन के गश्ती दूत को सृष्टि के भगवान द्वारा अपमानित किया गया हो, लेकिन इसे सृष्टि के भगवान द्वारा सीधे सहायता मिलने की संभावना नहीं है। जो राज्य वास्तव में सृष्टि के ईश्वर के हाथों में है, उन्हें खत्म नहीं किया जाएगा। केवल वे राज्य जो परवाह नहीं करते हैं और जिनमें बहुत सारे कांटे हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा। वे शांत हो सकते हैं और स्थानों को साफ कर सकते हैं या नहीं, यह उनके व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर करता है। कुछ लोग सफल होते हैं, अन्य असफल होते हैं। यदि यह विफल हो गया तो भाग्य के देवता को कोई हानि नहीं होगी। वैसे भी यह सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन कोई जगह नहीं है। यदि यह सफल हो गया तो बहुत अधिक लाभ होगा और कोई हानि नहीं होगी। मुझे शाही दरबार से किसी मदद की उम्मीद नहीं थी, ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि सम्राट जान ने एक बार कहा था कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप उसे पा सकते हैं। अगर ये जिवेन ऐसी समस्या से भी नहीं निपट सकते तो उसके पास किसी को देखने के लिए कोई चेहरा नहीं है। मुझे बस एक कारण की आवश्यकता है, एक कारण ही काफी है। ये जिवेन ने परिचय का एक घूंट लिया और कहा, 4 राज्यों की भूमि, क्या सम्राट को नहीं लगता कि यहाँ बहुत भीड़ है? शुरुआत में सम्राट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार किसी भी राज्य की जमीन बहुत बड़ी और असीमित होती है। किसी भी जातीय समूह के लिए 4 राज्यों की भूमि तो क्या, यह अकल्पनीय है। ये पहले से ही बहुत बड़ा है, इसमें अत्यधिक भीड़ कैसे हो सकती है? तब उसे तुरंत ये जिवेन का मतलब समझ में आ गया। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और थोड़े झटके से ये जिवेन की ओर देखा। क्या वह गुआंगमिंग परिवार को लाने जा रहा है? पाषाण कुल, काला कुल आदि सब निष्कासित हो गए। यदि ऐसा है तो निस्संदेह 4 राज्य स्वच्छ और अशांत हो जाएंगे। युद्ध छिड़ गया। इतनी दूर की बात उसने कभी नहीं सोची थी। उसके लिए भी वह टेरान क्षेत्र को सिकुड़ने से बचा सकता था। यह आसान नहीं है। गश्त करने वाले दूत का क्या मतलब है? सम्राट ने उसकी ओर देखा और पूछा। ये जिवेन के दूसरी तरफ फैंग यी, जिसने लंबे समय से बात नहीं की थी, ने भी ये जिवेन को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि तुम जिवेन को इतनी बड़ी भूख थी। आप सही कह रहे हैं। 4 राज्यों की भूमि वास्तव में छोटी नहीं है, लेकिन इतने सारे दिग्गजों को समायोजित करने के लिए इसमें बहुत भीड़ है। अगर वे आज्ञा मानने को तैयार हैं तो मैं उन्हें रहने का एक तरीका दूंगा, लेकिन अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं और उपद्रव करो, उन सबको मिटा दो। ये जिवेन ने चाय पीते हुए धीमे स्वर में कहा। उसके लिए यह बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा था। वास्तव में उसके लिए कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने दुनिया पर शासन किया तो उन्होंने उथल पुथल को शांत किया, सभी जातीय समूहों को अपने अधीन किया और दुनिया भर में सम्मान प्राप्त किया। इस तरह का दृश्य तो एक छोटा सा दृश्य है। गश्त करने वाला दूत वास्तव में दबंग है। फेंगाई बीच में आने से खुद को नहीं रोक सका। जब सुई हुआंग जीवित था तब उसे टेरान की चमक स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। अब टेरान के नीचे और मध्य की ताकत उस समय की तुलना में अधिक मजबूत है जब सुई हुआंग जीवित था, लेकिन उसने अपनी उद्यमशीलता की भावना खो दी थी। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा, दौड़ प्रतियोगिता, मृत्यु और जीवन की भूमि थोड़ी सी भी नरमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अन्यथा यह आधिपत्य नहीं बन सकता। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हत्या करना पसंद करता है, बल्कि वह ऐसा व्यक्ति है जो हत्या करने का साहस करता है। मानव जाति के उत्थान का इतिहास हत्या का इतिहास है। उसने परिवार को नष्ट करने के लिए दरवाजा भी तोड़ दिया और परिवार को लगभग नष्ट करने के लिए उसे अपनी पैतृक भूमि पर मजबूर होना पड़ा। स्वर्ग का मार्ग परिवर्तनशील है और किसी भी जाति का उत्थान भी परिवर्तनशील है। उनकी राय में ये सामान्य है। जो कोई भी उसे टेरान बनाता है उसे स्वाभाविक रूप से टेरान के लिए माना जाना चाहिए। फेंग यी ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी। उनकी राय में इस दौरे ने ये जिवेन को सम्राट बनने के लिए अधिक उपयुक्त बना दिया। वर्तमान सम्राट बुरा नहीं है, लेकिन वह केवल सफलता का स्वामी है, ऐसा व्यक्ति नहीं जो अधिपति बन सके।
शायद विरोधाभास इतना मजबूत है कि सम्राट, जो लोगों के बीच एक ड्रैगन और फीनिक्स भी था, इतना शक्तिहीन लगता है। दोनों पक्ष एक ही स्तर के लोग नहीं हैं। यदि हमारे टेरेंस बड़े बनना चाहते हैं तो उन्हें उन प्रथम श्रेणी परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की नींव रखने के लिए इन 4 राज्यों की भूमि पर कब्जा करना होगा। ये ज़िवेन ने हल्के से कहा, एक राज्य की भूमि बहुत छोटी है और आत्म सुरक्षा बहुत कठिन है। हालांकि कई लोगों की नजर में मानव जाति पहले से ही दुनिया में एक बड़ा परिवार है, ये ज़िवेन की नजर में ये सिर्फ दोयम दर्जे की दौड़ है। ऐसे कई बड़े परिवार हैं जो वास्तव में सृष्टि के भगवान पर हावी हैं और उनके 10 राज्य हैं। यही सृष्टि के देव राजवंश पर प्रभुत्व स्थापित करने की नींव है। हाल के वर्षों में टेरान में इतनी गिरावट आई है कि इस राज्य की आधी जमीन खत्म हो गई है। प्रथम श्रेणी के परिवारों के साथ आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करें। सम्राट और फेगई दोनों ने अपनी आंखें खोली। उनके विचार में इन 4 राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम होने से टेरान का गौरवशाली इतिहास ताजा हो गया है। जहां तक उन प्रथम श्रेणी के बड़े परिवारों के साथ आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने की बात है, ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा है। स्वाभाविक रूप से मेरे टेरान में ऐसी क्षमता है, कोशिश क्यों न करें, येक्सी ने निश्चित रूप से कहा। इस समय सम्राट को अंततः एहसास हुआ कि वह और सम्राट वू एक ही आवृत्ति के अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। जब वह अगले कदम के बारे में सोच रहा था तो उसने 100 कदम, 1000 कदम दूर का विचार किया था। हालांकि यह संदेह था कि हवा ने उसकी कमर को झकझोर दिया था, ऐसी बातों से उसे खून खौलने का भी एहसास हुआ। यदि ऐसा कोई दिन होता तो वह प्रसिद्ध और अमर होता। बेशक ये चीजें अभी भी बहुत दूर हैं। हमें कदम दर कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत ऊंचा लक्ष्य न रखें। ये ज़िवेन ने कहा कि वह जानते थे कि आदर्श यथासंभव महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, लेकिन जमीन से जुड़ा होना जरूरी है। अगले समय में मैं अब बुज़ेहो पर्वत पर रहूंगा। आप मुझे 4 राज्यों की भूमि को ये बताने में मदद करें कि 3 साल में मैं बुज़ेहो पर्वत पर नायकों की एक बैठक आयोजित करूंगा और उन्हें मुझसे मिलने आने दूंगा। ये ज़िवेन ने कहा, गश्त कर रहे दूतों के लिए 3 साल बहुत लंबे हैं। आप बहुत सारे लंबे सपने क्यों नहीं सुनते? 3 साल उनके लिए श्रृंखला में जुड़ने के लिए पर्याप्त है। यदि आप उन्हें जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं तो आपको उन्हें एक एक करके तोड़ना होगा, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दें। यदि आप उन्हें श्रृंखला में जुड़ने का समय देंगे तो उस समय चीजें उबाऊ होंगी। सम्राट ने जल्दी से उसे सलाह दी कि अनजाने में उसने ये ज़िवेन के पिछले शब्दों को पूरी तरह से दिल पर ले लिया है। ये सोचकर कि टेरांस 4 राज्यों का दौरा कर सकते हैं और यहाँ तक कि ऐसे काम भी कर सकते हैं जो मास्टर ने भी तब नहीं किए जब वह पद पर थे, यहाँ तक कि वह खून खौलने से खुद को नहीं रोक सके। उनके शब्दों में स्वाभाविक रूप से उन्हें टेरान के कब्जे पर विचार करना पड़ा। जैसे ही उसने ये ज़िवेन की बातें सुनी, वह तुरंत चिंतित हो गया। यहाँ तक कि फैंग यी के परिवार ने भी ये ज़िवेन पर अतिरिक्त नजर रखी। मुझे डर है कि थोड़ा सा दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति इस समस्या को देख सकता है। गश्ती दूत इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? क्या इसलिए कि उसकी आंखें ऊंची और हाथ नीचे हैं? हालांकि उन्होंने तुरंत इस संभावना से इनकार कर दिया। आखिरकार यदि कोई व्यक्ति जो इस स्तर तक खेती कर सकता है वह उच्च दृष्टि और निचले हाथों वाला व्यक्ति है, तो ये प्रतिस्पर्धा में असफल होने वाले अन्य लोगों को शर्मिंदा करेगा। क्या वे श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वे श्रृंखला में जुड़े। यदि वे अचानक कोई क्रूर हाथ उठाते हैं तो यह अधिक से अधिक मुर्गियों को मारने और बंदरों को डराने की भूमिका निभाएगा। उस समय भविष्य में परेशानियां होंगी। ये है बेहतर होगा कि उन्हें श्रृंखला में जुड़ने दिया जाए और जितना संभव हो उतना शोर मचाने दिया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने जोकर गुप्त रूप से जुड़ते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं। ये ज़िवेन ने ये कहने से गुरेज किया कि उन्होंने इन लोगों के कनेक्शन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जहां तक फैंग यी और सम्राट की बात है, उन्होंने ये शीवेन को आश्चर्य से देखा। जब भी उसने सोचा कि उसने उसके आर पार देखा है तो उसने पाया कि यह पर्याप्त नहीं था। वह जितने पागल व्यक्ति की कल्पना कर सकता था उससे भी अधिक पागल था। उन्होंने वास्तव में इन 4 राज्यों के सभी स्थानीय अमीर नेताओं को पकड़ने की योजना बनाई। क्या पागलपन भरी योजना है। उन्हें एक एक करके खत्म करना बहुत धीमा है। उन सभी को एक ही सांस में पकड़ना हमेशा के लिए रास्ता है। ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। अगर कोई शरण ले ले तो क्या होगा? फैंग यी पूछने में मदद नहीं कर सका। तो फिर उन्हें जीने का एक तरीका छोड़ दो। ये ज़िवेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने सिर्फ मारने की हिम्मत की, लेकिन मारना आसान नहीं था। यदि किसी के पास ये दृष्टि थी और वह पहले से शरण लेने को तैयार था, तो ये ज़िवेन को दूसरे पक्ष को जीने का रास्ता देने में कोई आपत्ति नहीं थी।
वह किसी कारण प्रभाव की बुराई पर ध्यान नहीं देता। वह मजाक कर रहा है। उसकी वर्तमान साधना से कौन सा कारण और प्रभाव उसे छू सकता है? वह पहले ही 3 लोकों से बाहर निकल चुका था और 5 तत्वों में नहीं था। तीनों ने बातचीत की और हंसे, और वे पहले ही प्रमुख घटनाओं के बारे में बात कर चुके थे। हालांकि तीनों सम्राटों पर ध्यान देने वाले उच्च स्तरीय टेरेंस में से कोई भी यह नहीं देख सका कि तीनों सम्राटों के पास अपनी रक्षा के लिए शक्तिशाली शक्तियां थीं। यहाँ तक कि उन्हें अपना चेहरा देखने में भी दिक्कत होती थी। मुझे बस इतना पता है कि इस भोज के बाद 4 राज्य गश्ती दूत 3 साल बाद बुजो पर्वत पर नायकों की एक बैठक आयोजित करेंगे और 4 राज्यों के नायकों के मिलने का इंतजार करेंगे। जैसे ही खबर बाहर आई, ये तुरंत 4 राज्यों की प्रमुख सेनाओं में फैल गई। 4 राज्यों के गश्ती दूत सम्राट वू ये जिवेन 3 वर्षों में नायकों की एक बैठक आयोजित करेंगे और 4 राज्यों के नायकों के उनसे मिलने के लिए आने की प्रतीक्षा करेंगे। रातों रात ये खबर चारों राज्यों की बड़ी और छोटी सेनाओं के कानों तक फैल गई। जब तक वे उच्च श्रेणी की ताकतें हैं, उन्हें पहली बार में ही सब पता चल जाता है। हालांकि वे तुम्हें जिवेन का चेहरा नहीं दिखाते हैं और उससे मिलने नहीं आए हैं, वे वास्तव में ये जिवेन के कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं। इनमें से प्रत्येक पुराना व्यक्ति स्थानीय तानाशाह है। वे कानून के आधार पर जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं है। कोई भी सबसे पहले बाहर आना नहीं चाहता, लेकिन वे वास्तव में ये जिवेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। वे ये जिवेन के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। आखिरकार ये सृष्टि के ईश्वर द्वारा नियुक्त 4 राज्यों का पठन दूत था। अपनी आधिकारिक पृष्ठभूमि के बावजूद वह स्वयं किसी भी तरह से निष्क्रिय व्यक्ति नहीं थे। कई लोगों ने उनकी भयावह उपलब्धियों को कम करके आंकने का साहस नहीं किया। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट का नाम हजारों वर्षों से दुनिया को प्रभावित कर रहा है। भाग्य का देवता उसे कई वर्षों से चाहता है, यहाँ तक कि 7वें क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी उसे गोली मार दी, लेकिन वे फिर भी उसे मारने में असफल रहे और अंततः भाग निकले। लेकिन अब ये शक्तिशाली लोग ये जिवेन के हाथों बुरी तरह मर गए हैं, जो मदद नहीं कर सकते लेकिन लोगों को ये जिवेन को नई नजर से देखने पर मजबूर कर सकते हैं। और तो जिवेन के शब्दों ने कई लोगों और दर्शकों को नाखुश कर दिया। ये जिवेन वास्तव में चाहते थे कि वे दर्शकों के पास जाएं, जिसने उन्हें लगभग अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया, विशेषकर उन शक्तिशाली लोगों को जो दबंग होने के आदी हैं। वे सभी समान स्थिति वाले सम्राट हैं। भले ही वे युद्ध सम्राट हो, फिर भी आप जिवेन को उन्हें दर्शकों के पास जाने देने के योग्य क्यों होना चाहिए? यहाँ तक कि वे छोटे कुल भी ऐसी ताकतों की टक्कर के सामने उनके लिए आमरों से लड़ना अलग नहीं है। वे इसमें शामिल नहीं हो सकते, और वे बड़े परिवार जल्द ही सिलसिलेवार जुड़ने लगे। पूरे 3 वर्षों के लिए यह उनके लिए श्रृंखला में जुड़ना शुरू करने के लिए पर्याप्त था। कोई भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सृष्टि का ईश्वर भी उनके बारे में कुछ नहीं कर सका। दूसरी दुनिया के टेरान सम्राट को उन्हें जमीन पर घुटने टेकने और निर्देशों का पालन करने के लिए क्यों मजबूर करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये शिवेन उन सभी को मार डालेंगे। ये सचमुच आश्चर्यजनक है, ऐसा कोई विचार भी नहीं है। ये खबर जल्द ही 4 राज्यों में फैल गई क्योंकि प्रमुख जातीय समूहों ने ये जिवेन का बहिष्कार कर दिया। यानी प्रमुख जातीय समूह गुआंगमिंग के पवित्र पर्वत पर एक आम बैठक करेंगे। 3 वर्ष का समय निर्धारित किया गया। ये स्पष्ट कर दिया गया कि यह ये जिवेन द्वारा आयोजित नायकों की बैठक के विरुद्ध था। उसने ये शिवेन की बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। कुछ लोगों ने वीरतापूर्ण टिप्पणियां भी की। टेरांस की कौन सी चीजें अपने लोगों और राज्यों की रक्षा भी नहीं कर सकती हैं। वे गंदगी करने और पेशाब करने के लिए अपने सिर पर चढ़ने की हिम्मत करते हैं। ये वास्तव में उबाऊ है। कई लोगों की नजर में टेरान व्यर्थ में अन्य जातियों को अपने अधीन करना चाहता है, जो निस्संदेह मौत का एक तरीका है। मूल रूप से गुआंगमिंग परिवार टेरान में एक गश्ती दूत के अचानक शामिल होने से डरता था। हालांकि मुझे जल्द ही पता चला कि गश्ती दूत 4 राज्यों के नायकों को सिर झुकाने के लिए मजबूर करना चाहता था, जो खुद को 4 राज्यों से अलग करने के समान था। ऐसे लोगों को देर सवेर बाहर निकाल दिया जाएगा और कोई डर नहीं रहेगा। और उन्हें जल्द ही यह मिल गया। शिजो, डार्क स्टेट और लीज भूमि में कई सेनाओं की मदद से उनका मनोबल काफी बढ़ गया है और उन्हें अक्सर टेरान में परेशानी का सामना करना पड़ता है। टेरान उच्च स्तर के संकेत के अधीन है। रक्षात्मक रवैया अपनाना और पहल न करना, जो उज्जवल परिवार के अहंकार को बढ़ाता है। उनकी राय में ये टेरान है, आसपास की जातियों के दबाव में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। मेरे दिल में ये जिवेन का मूल डर भी गायब हो गया।
यह ऊंची आंखों और नीचे हाथों वाली एक और पीढ़ी है। मुझे बिल्कुल भी सावधान रहने की जरूरत नहीं है। ये निर्देश जारी करने के बाद ये जिवेन इसे बिल्कुल भूल गए। सम्राट और फेगई परिवार के साथ चर्चा के बाद ये जिवेन ने बुजो पर्वत पर रहने का फैसला किया और ये जिवेन को शाही महल में रहने के लिए आमंत्रित करने के सम्राट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। आखिरकार सभी राजवंशों के सम्राट यही रहते थे। ये जिवेन यहाँ वर्ग और सत्ता हथियाने के लिए नहीं आए थे। सम्राटों से प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है। बुजो पर्वत के ठीक दूसरी ओर एक और पर्वत स्थापित करें और शेंटिंग फिर से स्थापित करें। वह स्वर्ग की दुनिया में अपना सेट वापस ले आया और सम्राट वू के स्वर्ग को फिर से दिव्य दरबार में स्थापित किया। दुनिया में सम्राट वू के स्वर्ग की स्थापना से पहले ये काफी हद तक विश्व वृक्ष के अंकुरों से उधार लिया गया था, जो अंततः सफल हुआ। उस समय ये जिवेन की खेती बहुत उथली थी। अब तो जिवेन उस समय की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। इसके अलावा हमारे पास एक अनुभव है, इसलिए सम्राट वू के स्वर्ग का पुनर्निर्माण सिर्फ नाव को पानी से धकेल रहा है। ये केवल 1 वर्ष है और सम्राट वू का स्वर्ग फिर से स्थापित हो गया है और दिव्य दरबार में सम्राट वू का स्वर्ग भी सृष्टि के देव राजवंश में ये काउंटी की नींव बन जाएगा। सम्राट वू के स्वर्ग के पुनर्निर्माण के बाद टेरान की प्रमुख जनजातियों और सेनाओं के नेता व्यक्तिगत रूप से मिलने आए और अपने परिवार के सबसे होनहार बच्चों को लेकर आए। एक और वे दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति से मिलने आए। दूसरा, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे परिवार के बच्चों के लिए ये शिवेन की पूजा करने का कोई मौका है। ये सर्वविदित है कि ये जिवेन सभी स्वर्गों और सभी लोकों से आते हैं। वह अकेले आए और शिष्यों को नहीं लाए। चूंकि वह इस दुनिया में मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहता है, इसलिए उसे बच्चों को भर्ती करना होगा। पहले बैच तक पहुंचना निस्संदेह बहुत लाभदायक है। क्या आप उन टेरान बच्चों को नहीं देखते हैं जो उन वर्षों में सम्राट और फेगई परिवार की पूजा करते थे? अब वे टेरान परिवार के सेनापति और नेता के रूप में सामने आते हैं। ये जिवेन की ताकत सम्राट और फेगई परिवार से कमजोर नहीं है। वह भाग्य के देवता द्वारा नियुक्त 4 राज्यों के यात्रा दूत भी हैं। सैद्धांतिक रूप से वह मनुष्य की भूमि, डार्क स्टेट, स्टोन स्टेट और लीज का सर्वोच्च स्वामी है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की कथा http://www.bigwizardw.com/0_48/ यदि आप उसकी पूजा कर सकते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भविष्य लगभग असीमित है। ये जिवेन सम्राट वू के स्वर्ग में बैठे और कई जनजातियों की पूजा और दर्शकों को स्वीकार किया। इस समय सम्राट और फैंगई परिवार ये जिवेन से लाइमलाइट चुराने नहीं आए थे और वे ये जिवेन से लाइमलाइट चुरा नहीं सके। ये जिवेन ने पहले भी स्वर्ग की दुनिया में ऐसे कई दृश्यों का अनुभव किया था और वह पहले से ही इसका आदी हो चुका था। ये जिवेन ने प्रमुख जनजातियों से प्राकृतिक सामग्री, पृथ्वी के खजाने, दुर्लभ खजाने और स्वर्गीय देवताओं को भी एकत्र किया। हालांकि उनमें से लगभग सभी का उपयोग ये जिवेन द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि उनका उपयोग दिव्य दरबार के खजाने को भरने के लिए किया जा सकता है। इन्हें भविष्य में शिष्यों एवं शिष्याओं को पुरस्कृत किया जा सकता है। ये जिवेन ने प्रमुख जनजातियों के उत्कृष्ट बच्चों को मना नहीं किया। जब तक वह निर्दोष था, उसने उन सभी को ले लिया। जहां तक उनकी योग्यता का सवाल है तो उन्हें बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना किसी अपवाद के इन जनजातियों के नेताओं द्वारा लाए जा सकने वाले सभी लोग अद्वितीय तियांजियाओ थे और उनमें से कोई भी बुरा नहीं था। इन सभी बच्चों को ये जिवेन ने अस्थायी रूप से भगवान के दरबार का प्रबंधन करने के लिए ताओवादी बच्चों के रूप में स्वीकार किया था। फिलहाल उनकी शिष्यों को शामिल करने की कोई योजना नहीं है और न ही इसकी कोई जरूरत है। ये जिवेन को खुद इन चीजों में बहुत कम दिलचस्पी है। स्वर्ग की दुनिया में दिव्य न्यायालय की स्थापना मुख्य रूप से स्वर्गीय परिवार के संकट से निपटने के लिए है, अन्यथा वो निष्क्रिय रहने के लिए पर्याप्त होगा। उन जनजातियों के नेताओं को ये देखकर निराशा हुई कि ये जिवेन ने एक प्रशिक्षु को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने द्वैत को खुशी में बदल दिया और बहुत खुश हुए। हालांकि ये जिवेन ने कभी भी शिष्यों को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने केवल शेंटिंग और सम्राट वू के कुछ कामों से निपटने के लिए इन उत्कृष्ट टेरान वंशजों को ताओवादी बच्चों के रूप में स्वीकार किया। लेकिन ये जिवेन ने सुलझाया और कई टेरान मार्शल आर्ट खोले। उनमें से लगभग कई मार्शल आर्ट शामिल हैं, कई में डिजुन एवेन्यू भी शामिल है और यह एक पूरी तरह से अलग डिजुन एवेन्यू है जो निस्संदेह टेरान के लिए बेहद चौंकाने वाला है। सृजन राजवंश के देवता टेरेंस को उस दिन सुई सम्राट द्वारा लाया गया था। स्वाभाविक रूप से सुई सम्राट द्वारा प्रचलित मार्शल आर्ट मुख्य रूप से सुई सम्राट की मार्शल आर्ट पर आधारित है।
हालांकि सुई सम्राट का दैवीय कौशल अद्वितीय है और उनका कौशल प्रकृति में भाग लेता है, उनके लिए अपनी मार्शल आर्ट बाधा को तोड़ना और कई अलग अलग रास्ते खोलना असंभव है। लेकिन ये ज़िवेन अलग थे। जब वह स्वर्ग लोक में था तो वह काफी समय तक महान सम्राटों की विरासतों का दौरा करता रहा और उसने कई सम्राटों की विरासतें देखी। हालांकि वह बॉक्स के निचले हिस्से में कई अद्वितीय कौशल नहीं देख सका, लेकिन उसे अपनी उपलब्धियों के साथ उन्हें देखने की जरूरत नहीं थी। वह सम्राटों द्वारा छोड़ी गई मार्शल आर्ट की भावनाओं को देखकर ही बहुत कुछ कर सकता था और प्रदर्शन कर सकता था। अतीत में तुम ज़िवेन ने इसे सुलझाया नहीं था और इसे सुझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब इसे सुझाने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये ज़िवेन महान सम्राटों द्वारा विरासत में मिली सभी मार्शल आर्ट का अनुमान लगा सकते हैं। उनमें से कुछ पूर्ण है और यहाँ तक कि तू ज़िवेन ने पूरी विरासत देखी है। ये कौशल लोगों के लिए सम्राटों के दायरे में अभ्यास करने के लिए भी पर्याप्त है। आप जानते हैं, हर किसी के पास अपनी अजेय मार्शल आर्ट बनाने की क्षमता नहीं होती है। बहुत से लोग अंततः दूसरा रास्ता खोज लेते हैं और अपने पूर्ववर्तियों का अनुसरण करने और अर्ध सम्राट के शिखर तक पहुंचने के बाद अंततः सम्राट बन जाते हैं। अब लोगों के सम्राट और टेरान परिवार के फैंगई परिवार को उस समय सुई सम्राट की ताओवादी परंपरा विरासत में मिली है और उनके द्वारा अभ्यास किए जाने वाले कौशल भी उसी पंक्ति में है। बस इसी वजह से टेरान की विरासत पर्याप्त समृद्ध नहीं है और केवल चकमक सम्राट की विरासत है। हर कोई चकमक सम्राट के कौशल का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसके कारण अनगिनत वर्षों तक टेरान में केवल कुछ ही सम्राट बने। अब ये ज़िवेन के असंख्य खुले कौशल निस्संदेह टेरान की जातीय विरासत को बहुत समृद्ध करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे रातों रात टेरान में अनगिनत वर्षों की विरासत को सीधे जोड़ना टेरान विवरण को एक सांस में स्वर्ग की दुनिया में ले जाए। दैवीय राजवंश की रचना की तुलना में स्वर्ग की दुनिया में मानव जाति अनगिनत विशेषज्ञों के साथ अधिक प्रतिभाशाली है। बस अपनी खुद की सड़क बना रहे हैं। मानव जाति के 3 पूर्वजों से बहुत दूर, फिर स्वर्ग और पृथ्वी के 3 सम्राट, फिर शाही परिवार जी परिवार के 5 सम्राट और फिर सम्राट किन और ये ज़िवेन स्वयं। ये वे विवरण हैं जो सृष्टि के देवता की मानव जाति के पास नहीं थे, लेकिन ये ज़िवेन ने उन्हें रातों रात स्थानांतरित कर दिया। कल्पना की जा सकती है कि मानव जाति के लिए ये कंपन कितना बड़ा था। यहाँ तक कि सम्राट और फैंगई, जो अभी भी बुजो पर्वत पर हैं, हैरान रह गए, क्योंकि ये ज़िवेन द्वारा खोले गए कई मार्शल आर्ट क्लासिक्स में से सम्राट चेन से पहले कौशल विधियों और सम्राट चेन के कुछ धर्म मार्गों के बारे में न केवल अटकलें हैं। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ सम्राटों की भी कई भावनाएं हैं। उन वर्षों में तू ज़िवेन ने स्वर्ग की दुनिया को भयभीत कर दिया था और यहाँ तक कि तियानजू को भी उसके द्वारा मिटा दिया गया था। उन्होंने कुछ समय के लिए महान सम्राटों का भी दौरा किया और सम्राटों की कई भावनाओं को एकत्र किया, जिसमें न केवल मानव जाति बल्कि राक्षस जाति, दानव जाति और विभिन्न जातीय समूहों के सम्राट भी शामिल थे। ये जानकारियां ये ज़िवेन के लिए भी बहुत कीमती है। वह अक्सर उन्हें देखता है और बहुत लाभ उठाता है। मानव सम्राट और फैंगई परिवार का तो जिक्र ही नहीं। मानव सम्राट तीसरा क्षेत्र है और फैंगई परिवार अधिक मजबूत है, लेकिन ये सिर्फ चौथा क्षेत्र है। इन सम्राटों की भावनाओं का उनके लिए एक बड़ा संदर्भ है और ये ज़िवेन ब्राउजिंग के लिए सम्राट और फैंगई परिवार की आवश्यकताओं को नहीं छिपाते हैं, इसलिए उन्हें इन भावनाओं को ब्राउज करने दे। तो ज़िवेन के लिए टेरान जितना मजबूत होगा, उसकी नींव उतनी ही मजबूत होगी। स्वाभाविक रूप से जितना मजबूत उतना बेहतर। कई वर्षों से एकत्र किए गए अपने कई क्लासिक्स को कई टेरान अभिजात वर्ग के लिए खोलने के अलावा ये ज़िवेन ने आधिकारिक तौर पर प्रचार करना शुरू कर दिया। वर्तमान समय में मानव जाति के प्रथम बलवान मनुष्य के उपदेश ने शीघ्र ही मानव जाति के बलशाली मनुष्य को मानव अवस्था में झकझोर दिया। हर तरफ से मानव जाति के ताकतवर लोग दिव्य दरबार में उमड़ पड़े। सम्राट वू ने ये ज़िवेन का उपदेश सुना। कई टेरान संत जो कई वर्षों से सो रहे थे और बंद थे, एक के बाद एक प्रकट हुए हैं। कुछ समय के लिए दिन रात आकाश में सभी प्रकार की इंद्रधनुषी रोशनियां चमकती रहीं। ये ज़िवेन का उपदेश 2 साल तक चला। हालांकि यह ज्यादा समय नहीं था। कई मजबूत टेरान्स के लिए यह पृथ्वी पर बौछार की तरह था। उनमें से कई लोगों ने सोचा था या अप्रत्याशित अंक, उन सभी को ये ज़िवेन ने इंगित किया था। ये ज़िवेन ने स्वयं बहुत कुछ सीखा है, इसलिए उनके उपदेश में भी सभी पहलू शामिल हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्शल आर्ट मास्टर क्या सीखता है, वह जो जानना चाहता है उसे आत्मसात कर सकता है। उपदेश के बाद बहुत से लोग शीघ्रता से अपने एकांतवास में लौट आए और बहुत कुछ प्राप्त किया।
यहाँ तक कि उन्हें और आगे ले जाने के लिए भी काफी है। इन 3 वर्षों में येज़िवेन कभी भी टेरान पवित्र पर्वत बुजो पर्वत से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन उनके आगमन के कारण 4 राज्य बढ़ रहे हैं। ये येज़िवेन के शुरुआती अनुमान के समान है। उनके मजबूत ऐलान के कारण चारों राज्यों की कई ताकतें एक होने लगी। हालांकि येज़िवेन का सृजन के देवता और राजवंश के बीच संबंध है, लेकिन यह उनके लिए कुछ भी नहीं है। 4 राज्यों में से रेस की भूमि को छोड़कर अन्य राज्यों के पास बहुत बड़ी शक्ति है जो टेरान से कमतर नहीं है, यहाँ तक कि टेरान शक्ति से भी बेहतर है। इस मामले में वे कैसे आसानी से येज़िवेन के सामने अपना सिर झुका सकते थे और अब से टेरान के आदेशों का पालन कर सकते थे। उनकी राय में येज़िवेन उनसे ऊपर होने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। हालांकि वे सृष्टि के ईश्वर द्वारा अपमानित थे, यहाँ तक कि स्वयं सृष्टि का ईश्वर भी उनकी मदद नहीं कर सका। येज़िवेन की तो बात ही छोड़ दे। यह इच्छाधारी सोच है। 3 साल जल्दी बीत गए। टेरान बुज़ोशान ने एक भव्य नायक सम्मेलन आयोजित किया। यद्यपि टेरान राज्यों के बीच कई बड़ी ताकतें हैं जो टेरान की आंखों को पसंद नहीं है और कई लोग आज्ञा मानने से इनकार करते हैं। टेरान एक पारंपरिक अधिपति है और उसके पास कई जागीरदार भी हैं। इन जनजातियों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। चाहे ईमानदार हो या झूठे, वे एक के बाद एक ही नियुक्ति पर आ सकते हैं। कुछ समय के लिए पूरे टेरान पवित्र पर्वत पर भी हलचल थी। इसके अलावा टेरेंस के बीच कई आदिवासी नेता स्वयं बधाई देने आए, जो बहुत बड़ी बात थी। ये कहा जाना चाहिए कि इन मानव जनजातियों के आदिवासी नेताओं ने कभी नहीं छोड़ा है। उन्होंने 2 साल पहले दिव्य दरबार में येज़िवेन का उपदेश सुना था। अब तो बस जगह बदल लेते हैं। महामहिम सम्राट वू को उनके असीमित जीवन के लिए बधाई। यह एकमात्र वाक्य है जो पूरे बुजो पर्वत पर ऊपर और नीचे तैर रहा है। इस समय गाओजुओ शेंटिंग के बादल बिस्तर पर येज़िवेन स्वर्ग और पृथ्वी का केंद्र और हर किसी की आंखों का केंद्र बन गया। स्वतंत्र और सपाट, येज़िवेन की आवाज कोमल और मधुर थी। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि किसी ताकत ने उन्हें ऊपर उठा लिया है और वे घुटने नहीं टेक सकते। सभी लोग अपनी अपनी सीट लेकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। ये पीने और कप बदलने का एक सुखद दृश्य है। सम्राट वू के स्वर्ग के सबसे गहरे हिस्से में येज़िवेन, सम्राट और फैंगई एक दूसरे के सामने बैठे थे। खाते पीते समय सभी ने येज़िवेन को देखा। हर कोई जानता था कि 3 साल पहले येज़िवेन ने दुनिया के सामने घोषणा की थी कि सभी प्रमुख ताकतों के नेताओं को कांग्रेस आयोजित करने के लिए 4 राज्यों में आना होगा। वास्तव में केवल टेरान के नेता और उसकी जागीरदार सेनाएं ही आई। बाकी लोगों ने तो मुंह ही नहीं दिया। ये निस्संदेह सम्राट वू के लिए एक बड़ा झटका है जो अभी अभी लौटे हैं। क्या बहुत से लोग सम्राट वू को हेय दृष्टि से देखेंगे? हालांकि ऐसा लगता है कि सम्राट वू का गुस्सा होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इसके विपरीत वह खुश दिख रहे थे। क्या ये सब फर्जी है? कई लोगों ने गुप्त रूप से कहा कि यदि यह मामला है तो सम्राट वू की शहर सरकार को कम नहीं आंका जाना चाहिए। लोग जितने अधिक शक्तिशाली और अहंकारी होते हैं, उतना ही अधिक वे लोगों द्वारा अपने प्रति अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ये शिवेन इस मामले को बिल्कुल भी दिल पर नहीं ले रहे थे। किसी को भी चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने की कोई परवाह नहीं हो सकती। इसकी एक ही संभावना है कि उसने खुद को इसे झेलने के लिए मजबूर किया हो, इतने मजबूत चरित्र के साथ। लेकिन वे यह नहीं जानते कि येज़िवेन मुस्कुराने के लिए मजबूर नहीं करता, क्योंकि उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं है। उनकी नजर में ये सिर्फ वे जोकर हैं जो खुद को मार रहे हैं। लोग येज़िवेन को कैसे देखते हैं? उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि येज़िवेन को भी नहीं। यहाँ तक कि सम्राट और उसके बगल वाले फैंगई भी बिल्कुल भी रंग नहीं बदलते हैं। ये कहना उचित है कि सभी दलों की ताकतें चेहरा नहीं देती हैं, और सम्राट और फैंगई के पास मानव जाति के सम्राट के रूप में कोई चेहरा नहीं होगा। उन्हें खुश होना भी चाहिए और नहीं भी। हालांकि वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और यहाँ तक कि रास्ते पर भी चर्चा की। इन बादशाहों के अपने अपने क्षेत्र हैं, लेकिन एक साथ इकट्ठा होना तो दूर, इस पर बात करना भी आसान नहीं है। ये भी बड़ी कीमती और मुश्किल चीज है। तीनों लोगों को इस बात की परवाह नहीं थी कि इतने लोग ही आए हैं। इसके बजाय उन्होंने बहुत दिलचस्पी से चर्चा की। निस्संदेह उन्होंने मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि येज़िवेन ने क्या कहा। आखिरकार उसकी साधना अन्य 2 लोगों की तुलना में थोड़ी अधिक गहरी थी, और उसका ज्ञान अकेले इन 2 लोगों की तुलना में कहीं बेहतर था। हालांकि उनकी राय अक्सर काफी अनोखी होती है, जो येज़िवेन को भी प्रेरित कर सकती है। इस खुशी भरे नजारे में जल्द ही एक खबर आई और सबके कानों तक फैल गई। यानी गुआंगमिंग परिवार के पवित्र पर्वत पर इस समय एक आम बैठक भी हो रही है। सभी सेनाएं और कई नायक व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर गए।
जाहिर तौर पर इसका मुकाबला ये ज़िवेन की यहाँ होने वाली कॉन्फ्रेंस से होने वाला है। उस पक्ष की तुलना में टेहरान पक्ष निस्संदेह बहुत गरीब है। आदिवासी नेता भी अकेले हैं। खबर जानने के बाद सभी ने आह भरी और आखिरकार आ गए। क्या आना चाहिए या क्या आना चाहिए? सभी ने ये ज़िवेन की ओर देखा और उसका बयान देखा। जल्द ही कुछ लोगों ने ये खबर ये ज़िवेन और अन्य 3 लोगों तक पहुंचा दी। सम्राट वू, क्या आप निश्चित हैं? क्या आप सचमुच ऐसा करना चाहते हैं? सम्राट से पूछा। तीर प्रत्यंचा पर लगा है और चलाना होगा। ये ज़िवेन ने कहा, अगर हम इस बार उन्हें पूरी तरह से साफ नहीं करते हैं तो हम टेहरान की 4 राज्यों में क्या प्रतिष्ठा है? 4 राज्यों पर हावी होना और उन प्रथम श्रेणी परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करना तो दूर की बात है। इसके अलावा वे सिर्फ कुछ जोकर हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सम्राट वू ने जो कहा वह ये है कि सम्राट वू में स्वाभाविक रूप से औचित्य की भावना है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत फेगई परिवार को ये ज़िवेन के बारे में अधिक राहत महसूस होनी चाहिए। ये ज़िवेन ने उपहास किया और कहा, मेरे दोस्त, इतने लंबे समय तक इसे पढ़ने के बाद क्या आप बाहर नहीं आ सकते? या क्या आपको लगता है कि मैंने अच्छा मनोरंजन नहीं किया है? उनकी स्पष्ट आवाज अचानक सम्राट वू के स्वर्ग में फैल गई और कई लोग चौंक गए। जाहिर है तो ज़िवेन के शब्द लक्ष्यहीन नहीं हो सकते। क्या कोई अंदर घुस आया? सबसे ज्यादा हैरान लोग निस्संदेह सम्राट और फेगई परिवार थे। उनमें से किसी को भी किसी के अंदर घुसने का कोई संकेत नहीं मिला। वे चौंक गए और उनके विचार तुरंत खुल गए। क्या मार्शल सम्राट है? उसके पास कुछ साधन है। धीरे धीरे एक आकृति उभर कर सामने आई। एक पल में पूरा सम्राट वो अंतहीन बिजली के फूलों से जगमगाने लगा। काले बादलों की परत दर परत सम्राट वू के पूरे स्वर्ग को ढक लेती थी। छोटे कौशल वाले भी मेरे सामने दिखावा करना चाहते हैं, ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। जैसे ही ये ज़िवेन की आवाज गिरी, एक बड़े हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया, एक पल में आकाश को फाड़ दिया और सीधे उस बड़े हाथ की ओर पकड़ लिया। आपकी हिम्मत! यह आंकड़ा पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं हुआ था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि ये ज़िवेन उसके साथ और अधिक कहने में आलसी हो। उसने सीधे शुरुआत की और अचानक आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गया। उसका पूरा शरीर अनगिनत बिजली के फूलों से भरा हुआ था, जो बिजली के ड्रैगन में बदल गए और ये ज़िवेन के बड़े हाथ पर दहाड़ने लगे। हालांकि ये नमकीन टोफू जैसा था। जब गुहिका खुली तो उस बड़े हाथ पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे साथ मेरे क्षेत्र में ये खेल खेलो, तुम्हें मजबूर होने का नाटक करने दो। एक उपहास के साथ ये ज़िवेन ने अतीत को समझना जारी रखा। आकृति तुरंत पीछे हट गई और बिजली की रोशनी में बदल गई। जाना चाहता हूँ, ये ज़िवेन बस चिल्लाया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ में नाक की तलवार आ गई। बस तलवार चमक उठी। एक पल में वह बड़ा होता गया और एक चौंका देने वाले इंद्रधनुषी तलवार में बदल गया। उसने सीधे हवा में गोली चलाई और सीधे आकृति के चेहरे पर जा लगा। आकृति इधर उधर घूम गई, लेकिन चकमा देने का कोई समय नहीं था, या चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि तलवार सीधी आ रही है, लेकिन वास्तव में इसने पूरी दुनिया को अवरुद्ध कर दिया। चाहे वह कहीं भी भागना चाहे, उस पर बमबारी की जाएगी और उसे सीधे छेद दिया जाएगा। कोई अन्य विकल्प नहीं था। मुझे विश्वास नहीं होता, मैं तुमसे लड़ूंगा। आकृति को सीमा तक मजबूर किया गया था और तुरंत गर्जना की और दुनिया में अनगिनत गड़गड़ाहट के धब्बे उसकी ओर इकट्ठे हो गए। बूम! बिजली और तलवार आखिरकार टकरा गई। बूम! भयंकर गर्जना हुई और तलवार तथा विद्युत प्रकाश लड़खड़ाकर शून्य में टकरा गए। एक पल के लिए लोगों को ऐसा लगा जैसे दुनिया ढहने वाली है, लेकिन उन्हें राहत मिली कि शून्य में एक शक्ति दिखाई दे रही थी जो सीधे युद्ध के परिणामों को अवशोषित कर लेती थी और क्रोधित नहीं होती थी। अन्यथा वे बर्बाद हो सकते हैं। ये कहने की कोई बात नहीं है कि सम्राट की लड़ाई एक दुनिया को नष्ट कर देती है। टकराव की बात तो दूर, अगर वे भूकंप के बाद आने वाले झटकों में भी बह जाएं तो भी वे मर जाएंगे। ये बात बहुत क्रूर है। उनके लिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वे वहन नहीं कर सकते। इससे लोगों को दुनिया के अंत के दृश्य जैसा एहसास होता है। ये केवल एक सेकंड के लिए, बस एक क्षण के लिए चला और फिर तलवार की रोशनी बांस तोड़ने जैसी थी। इसने इन बिजली की लाइटों को साफ साफ तोड़ दिया और तलवार की रोशनी को खत्म कर दिया और सीधे तलवार से आकृति को काट दिया। ओह! खून सीधे फूट पड़ा और सभी दिशाओं में फैल गया। आकृति भी चिल्लाए और शून्य से बाहर गिर गई। इस समय लोगों ने अंततः मूल आकृति को देखा, लेकिन उन्होंने देखा कि यह स्केल कवच में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, लंबा और मजबूत, और उसकी छाती में एक बड़ा खून का छेद बहुत रिस रहा था।
वो बस अपना सीना ढकता रहा, चिल्लाता रहा और अपना कौशल चलाता रहा। उनके शरीर का घाव अद्भुत गति से ठीक हो रहा था, लेकिन राव इस तलवार से बहुत आहत हुए। ये है वज्र सम्राट। सम्राट तुरंत चिल्लाया, क्योंकि भविष्य में उसकी पहचान हो गई है, ज़ेंटियन थंडर सम्राट। ये ज़िवेन ने उस आदमी पर एक नजर डाली, लेकिन उसके दिमाग में ज़ेंटियन लेहुआंग के बारे में कई सामग्रियां उभर आईं। ये पता चला है कि ज़ेंटियन लेहुआंग लीज भूमि में एक अद्वितीय विशेषज्ञ है। हालांकि लीज भूमि में कोई बड़ा जातीय समूह नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई विशेषज्ञ नहीं है। यह ज़ेंटियन लेहुआंग पूरी लीज भूमि के पहले विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और लीज भूमि के अंतहीन क्षेत्र पर शासन करता है। ताकत बहुत मजबूत है। इसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है। यहाँ तक कि लोगों और राज्यों के बीच भी ज़ेंटियन लेहुआंग की प्रतिष्ठा अभी भी बहुत ऊंची है। ऐसा कहा जाता है कि जब चकमक सम्राट सत्ता में था, लीज की भूमि पर रेंजोऊ पर आक्रमण हुआ, जिसे बाद में फ्लिंट सम्राट ने हरा दिया। बाद में उन्होंने शहर के तहत गठबंधन पर हस्ताक्षर किए और लीज में दौड़ने वालों को रेंजोऊ पर आक्रमण न करने की शपथ दिलाई, जो अंततः शांतिपूर्ण रही। आप जानते हैं, सृष्टि के इस ईश्वर में तपस्वियों के लिए लापरवाही से शपथ लेना असंभव है, क्योंकि हर चीज की निगरानी स्वर्ग के रास्ते से होती है। भले ही वे शपथ न लें, एक बार शपथ लेने के बाद उनके पास स्वर्ग के रास्ते से टेलीपैथी होगी। यदि आप अपना वादा तोड़ते हैं, भले ही लोग और राज्य उनकी मदद न कर सके, तो संकट आ जाएगा। इसलिए ये साधु भी शपथ को बहुत महत्व देते हैं। एक बार जब वे कसम खा लेते हैं, तो शायद ही कभी उसे तोड़ते हैं, क्योंकि इसे तोड़ने की लागत बहुत अधिक होती है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। इसलिए वर्षों से, हालांकि टेरांस में गिरावट की प्रवृत्ति है, लीज की भूमि पर आक्रमण नहीं हुआ है, क्योंकि इसके तहत एक गठबंधन था उस दिन चकमक सम्राट वाला शहर। ये वज्र सम्राट है। कई लोग हैरान रह गए। अप्रत्याशित रूप से यह इतना प्रसिद्ध अस्तित्व था, यहाँ तक कि एक बड़े राज्य में भी उन्होंने अभी भी वज्र सम्राट के बारे में सुना है। सौभाग्य से शहर के नीचे गेट के कारण लीज के विशेषज्ञों ने भी दोबारा आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। क्या लीज की भूमि उस वर्ष की शपथ तोड़ना चाहती है? हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? ये ज़िवेन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसने कई टेरान विशेषज्ञों की बातें सुनी थी और वह नाराज होने से खुद को नहीं रोक सका। क्या टेरान इस बिंदु तक नहीं पहुंच गया है? क्या वह वहां भी नहीं लड़ सकता जहां लीज की भूमि इतनी अराजक है और वास्तव में मजबूत सेना बनाने का जोखिम नहीं उठा सकती? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे वर्षों से गुआंगमिंग परिवार के हमले से हार गए हैं। कितना संभव है? ज़ेंटियन लेहुआंग की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये ज़िवेन ने केवल कुछ सरल चालें चली, जो उस पर भारी पड़ी। यदि आप इसे समय रहते नहीं टालते हैं, तो मुझे डर है कि इस समय ये सिर्फ आपके सीने में एक बड़ा छेद नहीं है, बात करना भी मुश्किल है। सम्राट वू की ताकत अफवाहों से ज्यादा मजबूत लगती है। उसने सोचा कि बहुत सारी अफवाहें हैं। यह महज एक अफवाह है। सचमुच कोई भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता। लेकिन अब लड़ाई के तुरंत बाद उसे ये ज़िवेन के हाथों एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा लगता है कि ये ज़िवेन न केवल अफवाह से अधिक शक्तिशाली है। छठे क्षेत्र का शिखर। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और तुरंत गरजने वाले सम्राट की ताकत का अंदाजा लगा लिया। ये सचमुच श्रेष्ठ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह लीज पर शासन कर सकता है। ऐसी ताकत के बिना वह लीज में कई अद्वितीय हथियारों को नहीं दबा सकता। हालांकि ये ताकत दूसरों के सापेक्ष ही है, उससे कोसों दूर है। बस एक साधारण सा शॉट उसे मौत के मुंह में धकेल देगा। यह अब ये ज़िवेन की ताकत है। सम्राट वो, मैं क्या कर सकता हूँ? लीज की भूमि कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आखिरकार बादशाह ने सदमे को अपने दिल में दबा लिया। ये ज़िवेन ने आसानी से वज्र सम्राट पर प्रहार किया। न केवल वे टेरान मास्टर्स बल्कि वह भी पूरी तरह से चौंक गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ये कहने का साहस किया कि वह इन 4 राज्यों में सभी प्रमुख ताकतों को पकड़ने में सक्षम था। उसके पास सचमुच कुछ कौशल थे। इसमें भयानक क्या है? जैसा कि हमने पहले कहा था, हम उन सभी को पकड़ लेंगे। यदि वे एक साथ नहीं जुड़ते हैं, तो मुझे कोई बहाना नहीं मिल सकता है। अब जब मुझे एक बहाना मिल गया है, तो वे वास्तव में मर चुके हैं। हाँ, मैं वज्र सम्राट हूँ। क्या आप सम्राट वू हैं?
सेंटियन ले हुआंग ने ऊंचे और ठंडे होने का दिखावा नहीं किया, लेकिन जवाब दिया कि वह जानता था कि यह समय ऊंचे और ठंडे होने का दिखावा करने का समय नहीं है। इसके विपरीत उसे समय में देरी करनी पड़ी और अपनी रिकवरी के लिए समय खरीदना पड़ा। एबी जियान की तलवार की भावना बहुत अधिक प्रभावशाली है। भले ही वह छठे दायरे के चरम पर अपनी खेती से पूरी तरह से उबर जाए और बाइजियान की तलवार की भावना को पूरी तरह से बाहर निकाल दे, इसमें कुछ समय लगेगा, जिससे वह ये जिवेन से बहुत डरता है। ये जिवेन आकाश को हिलाने और सम्राट को गरजने की योजना नहीं देख सकता, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। उनकी राय में ये कुछ भी नहीं है। उनके बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक है। समय विलंब करना उपयोगी नहीं है। सेंटियन ले हुआंग, तुम मेरी शरण में क्यों आए हो? ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी शरण लो, व्याकुल मत हो। ये कैसे हो सकता है? वज्र सम्राट को सबसे असंभव और बेतुकी बात सुनने में लग रही थी, जो दुनिया की सबसे मजेदार बात थी। हमारा टेरान लोगों को रोजगार देने का अवसर है। यदि आप अब हमारे टेरान में शरण लेते हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से एक बुजुर्ग की उपाधि की आवश्यकता होगी। हमारे टेरान में कई धर्म ग्रंथ हैं। यदि आप 7वें दायरे में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा, इन शास्त्रों को समझो। यदि तुम इस समय शरण न लोगे, तो कब प्रतीक्षा करोगे? ये जिवेन ने जल्दबाजी में कहा, जैसे कि वह वज्र सम्राट को आकर्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहता हो। हर कोई चौंक गया और ये जिवेन की ओर देखने लगा। इस दौरे ने उन्हें शुरुआत में जितना सोचा था उससे कहीं अधिक साहसी और साहसी बना दिया। मुझे डर है कि उनमें इस तरह का पागलपन भरा विचार शामिल नहीं होगा। आपको भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। वज्र सम्राट दहाड़ उठा। आखिरकार उसने बीजियान की तलवार क्यूई को उसके शरीर से साफ कर दिया। बीजियान की तलवार क्यूई के बिना वह अपनी पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ लगभग एक पल में पूरी तरह से ठीक हो गया था। जब वह चरम पर पहुंच गया, तो उसके दिल में आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से अलग था, और उसके पास 2 बार भी लापरवाही बरतने की इच्छा नहीं थी। जिद्दी, चूंकि तुम नहीं चाहते, मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक तुम चाहो। बौद्ध धर्म में एक धर्म की रक्षा करने वाला ड्रैगन है, और मेरे टेरान को भी एक धर्म की रक्षा करने वाले जानवर की आवश्यकता है। बुजुर्ग, यदि आप नहीं बनना चाहते हैं, तो एक धर्म बने जानवर की रक्षा करना, ये जिवेन ने कहा और अपना स्थान एक नीचे कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धर्म रक्षक जानवर की स्थिति कितनी ऊंची है, इसकी तुलना ये जिवेन द्वारा निर्धारित बुजुर्ग की स्थिति से नहीं की जा सकती है। ये जिवेन ने देखा कि वज्र सम्राट का शरीर एक वज्र जानवर है। वह उस वर्ष और महीने को नहीं जानता जब उसे ताव प्राप्त हुआ। उसकी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली और भयानक है। ये जिवेन के बिना पूरे राज्य में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। वह चकमक सम्राट द्वारा छोड़े गए साधनों और विवरणों का उपयोग करने की संभावना रखता है। बढ़िया साहस। सम्राट जेंटियन ले आश्चर्यचकित और क्रोधित थे। ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से उस पर ध्यान नहीं दिया। वह वास्तव में उन्हें धर्म रक्षक के रूप में लेना चाहते थे। वह उसके चेहरे पर पिटाई करने वाला था। वह एक ही पल में अपने पूरे शरीर पर बिजली की असंख्य कृतियों को कैसे सहन कर सकता था। अभी उसने उनकी जांच नहीं की। अब वह पूरी तरह से लीन हो गया है और ये जिवेन की चाल में नहीं फंस सकता। गड़गड़ाहट की शक्ति सम्राट वू के स्वर्ग में फैल गई, मानो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर नियंत्रण कर लिया हो। जेंटियन वज्र सम्राट के हाथों में मुझे नहीं पता कि कब एक लंबी बंदूक दिखाई दी। अतीत को दूर से देखने पर यह गड़गड़ाहट की शक्ति से संघनित होता हुआ प्रतीत होता है, जो बेहद चौंकाने वाला है। इसमें हजारों वर्षों की गड़गड़ाहट शामिल है, और मुझे नहीं पता कि इसे कितने वर्षों तक शांत किया गया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के सौभाग्य को जब्त करने जैसा है। ये जिवेन पर एक गोली गिरी, जो अनंत गड़गड़ाहट शक्ति के साथ एक भयानक तूफान में बदल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। सम्राट और फेगई ने एक के बाद एक अपने कौशल को शीर्ष पर पहुंचाया, जिसने गड़गड़ाहट की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस समय उनकी आंखों में सदमा भरा हुआ था, जिसका असर ही हो रहा था। इस लंबी बंदूक ने मुख्य रूप से ये जिवेन पर हमला किया। उन्हें कितना भयानक दबाव झेलना पड़ा, लेकिन तुम जिवेन ने इसे नहीं देखा। शिकार के कारण उसके कपड़े फट गए, लेकिन वह हिला नहीं। माउंट ताई अपना चेहरा बदले बिना सामने गिर गया। उसने बस अमर शराब का एक घूंट और एक लंबी बंदूक ली और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस समय तू जिवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक महान कार्य किया। ये जिवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसका पूरा शरीर जादू से भरा था और उसके बाल उड़ रहे थे। उसके हाथ में 2 तलवार की रोशनी इतनी तेज थी कि उसने सीधे तलवार से आग लगा दी और तलवार से गोली चल गई, जो भयानक झटके में बदल गई और दूर चली गई। जोड़, लंबा भाला और तलवार की नोक मौके पर टकरा गई,
और सोने और लोहे की सड़क कांपना सीधे गर्जना कर गया, जो सड़क के पैटर्न के एक चक्र में बदल गया और बह गया। ये सबसे शक्तिशाली सम्राटों के बीच की टक्कर है। वज्र सम्राट सर्वत्र व्याप्त था। वह कभी किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने इस झटके से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। बूम! भीड़ ने केवल दहाड़ सुनी और सम्राट वु का अधिकांश आकाश ढह गया। उन्हें लगा कि ढही हुई आकाशीय क्षमता नीचे फैलने वाली है। वे तुरंत घबरा गए और पीछे हट गए। हालांकि जल्द ही उन्होंने पाया कि इस समय सम्राट और फेगई ने आकाश क्षमता को रोक दिया, ताकि यह फैलने वाली शक्ति पूरे सम्राट वु के आकाश को न डुबा दे। ये येज़िवेन द्वारा बनाया गया वुडी स्वर्ग भी है। यदि यह स्वर्ग के 10,000 संसारों के बीच विश्व वृक्ष के अंकुरों पर आधारित वुडी स्वर्ग है, तो इस तरह की लड़ाई बिल्कुल भी विफल नहीं होगी, और यहाँ तक कि स्वर्गीय प्रभुओं के बीच लड़ाई भी मजबूत हो सकती है। डैंग डैंग डैंग! लोग अभी भी सदमे में थे, लेकिन उन्होंने वज्र सम्राट को बार बार पीछे हटते देखा। हर कदम ने शून्य में विशाल पैरों के निशान बनाए, जैसे कि हर कदम को पूरी दुनिया से होकर गुजरना पड़ा हो। उसके शरीर में भयंकर शक्ति थी और उसकी भुजाएं हल्की हल्की कांप रही थी। येज़िवेन के साथ टक्कर में झटका पूरी तरह से नीचे की ओर गिरा। ऐसा लगा कि उसे छूने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई इंसानी खूंखार जानवर है। भौतिक साधना के पहलू में जिन लोगों को वह जानता था, उनमें येज़िवेन निस्संदेह सबसे उत्तम अस्तित्व था। कई कदम पीछे हटने के बाद आखिरकार उसने इस शक्ति को हटा दिया। उसकी बंदूक की नोक अभी भी हिल रही थी और झटके की आवाजें निकाल रही थी। और इस समय, इससे पहले कि वह सांस ले पाता, येज़िवेन अंततः आगे बढ़ गया। वह अपने बादल बिस्तर से चला गया। उसका पूरा शरीर अपने पंख फैलाए हुए चट्टान के समान था। एक ड्रैगन उठा और गिरा, और फिर ज़ेंटियन लेहुआन के सामने दिखाई दिया। ज़ेंटियन लेहुआन की तुलना में येज़िवेन अभी टक्कर से प्रभावित नहीं हुआ था। इतनी तेजी! वज्र सम्राट की आंखों में अचानक एक चौंका देने वाली दृष्टि उभर आई। उनके द्वारा विकसित वज्र नियम की गति भी अद्वितीय थी, लेकिन येज़िवेन की गति उनके द्वारा विकसित वज्र नियम की शारीरिक विधि से तेज थी। ये उनकी उम्मीद से परे था। अभी अभी येज़िवेन पूरे रास्ते उसे पकड़ने और उस पर जोरदार प्रहार करने में सक्षम थी। उन्होंने पहले ही कुछ सुराग दिखा दिए थे, लेकिन उस समय उनके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसे आश्चर्य ही होता है। मत झुको! येज़िवेन जोर से चिल्लाया, और उसकी क्यूई और खून एक पल में चरम पर पहुंच गया। अभी के हमले की तुलना में यह एक ही सांस में नहीं था। एक पल में ऐसा लगा जैसे समय की पूरी नदी ही स्थिर हो गई हो। इस बल के क्षरण के तहत सब कुछ जम गया। ये क्षण अनंत काल के समान है। ज़ेंटियन लेहुआन केवल अपनी लंबी बंदूक वापस ले सकता है और जल्दी से उसे ऊपर उठा सकता है। कब एक बड़ी गर्जना हुई, और भयानक गति के साथ अद्भुत ताओवादी पैटर्न का विस्फोट सभी दिशाओं में फैल गया। गर्जन की शक्ति, अमरता! वज्र सम्राट को अचानक लगा कि अभी से भी अधिक आश्चर्यजनक और भयानक शक्ति फैल गई है। वह केवल अपने नियमों को सख्ती से बदल सकता था और अपने कौशल में सुधार कर सकता था। येज़िवेन की महान शक्ति का विरोध करते हुए गड़गड़ाहट का नियम पूरे शरीर में फैल रहा है। इस समय वह जवाबी हमले की शक्ति पूरी तरह से खो चुका था और येज़िवेन द्वारा लूट लिया गया था। पूरी तरह से एक लाभ में तब्दील होने के बाद हमें येज़िवेन द्वारा डाली गई शक्ति का विरोध करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने कौशल को इस बार की तरह सीमा तक नहीं बढ़ाया है। दुनिया में हर जगह वज्र शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी ऐसी टक्कर में वह उस अद्भुत शक्ति को हटाने के लिए केवल अपने पिछले पैरों का उपयोग कर सकता है। मार डालो, मेरे लिए इसे तोड़ दो! इससे पहले कि वह समाप्त करता, येज़िवेन ने दूसरी तलवार से उसे काट डाला। उसकी गति तेज थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसका सारा शरीर जल रहा है और स्वर्णिम रक्त ज्वाला की भांति जल रहा है। इस समय ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो गए हैं और समग्रता में लौट आए हैं। एक अद्भुत परिवर्तन और विकास हुआ, मानो एक व्यक्ति सड़क में बदल गया और सारा दमन ढह गया। टकराना! एक और तलवार की अद्भुत शक्ति को वज्र सम्राट की लंबी बंदूक के नीचे काट दिया गया, और भयानक शक्ति ने एवेन्यू की लहर को हिलाकर रख दिया और बह गई। उफ! ज़ेंटियन लेहुआंग ने अंततः अपना खून बहा दिया। लगातार टक्कर से उसके सीने में खून बहने लगा और आखिरकार वह उस पर काबू नहीं रख सका। पूरा व्यक्ति पीछे भी नहीं हट सका और उसके पैरों ने शून्य में दो विशाल अंतरिक्ष दरारें खींच दी। उसने पीछे हटने और उस बल को हटाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर उसने अपने पैर खोल दिए तो पूरा व्यक्ति उसे पकड़ नहीं पाएगा और वह उसी स्थान पर पीछे की ओर उड़ जाएगा। ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस सीन की स्पीड बहुत तेज थी।
हर किसी के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। उन्होंने केवल ये देखा कि सम्राट ज़ेंटियन लेई को ये ज़िविन के हाथों बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वे बार बार पीछे हट गए। बहुत तेज, बहुत तेज। मुझे नहीं पता कि आखिरकार ऐसा वाक्य किसने दिया, और लोगों के दिलों में यही एकमात्र विचार है। वे इस समय और कुछ नहीं कह सकते। स्थिति इतनी तेजी से बदल रही है कि उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं दिया जा सकता। ये ठीक है, यह मेरी 2 तलवारें ले जा सकता है। ये ज़िविन हंसे, देखो क्या तुम मेरी तीसरी तलवार पकड़ सकते हो। तलवार की शामियाने से शून्य में सब कुछ उबल रहा है। तलवार की शामियाना की हलचल के तहत सब कुछ उबलता हुआ प्रतीत होता है। कियांग, तलवार की क्षमता चरम सीमा तक बढ़ रही थी और अंततः कम हो गई। तलवार की रोशनी दुनिया को उड़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। हर चीज बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। टकराना। ज़ेंटियन लेई हुआंग ने घातक तलवार को रोकने के लिए अनिच्छा से अपनी लंबी बंदूक उसके सामने रखी, लेकिन केवल सबसे घातक हमले को रोका। हालांकि उसके हाथ में मौजूद लंबी बंदूक एक पल में ही खत्म हो गई। आखिरकार उसके हाथ साथ देने में असमर्थ हो गए। उसका पहले से ही खून बह रहा था। ये ज़िविन की भयानक शक्ति के तहत उसके हाथ टूट गए। वह लंबी बंदूक बिल्कुल भी नहीं पकड़ सका। वाह, भाला उल्का की भांति आकाश से सीधा गिरकर पृथ्वी में समा गया। सारी पृथ्वी हजारों मील गहरे एक भयानक गड्ढे से फटकर बाहर आ गई। इस बंदूक की ताकत देखकर ही लोगों का दिल तेजी से उछलने लगता था। ये सम्राट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति नहीं है। यदि सम्राट अपनी पूरी ताकत से प्रहार करे तो सचमुच पूरी दुनिया को डुबा सकता है। सम्राट की महिमा सम्राट की शक्ति की सर्वोच्चता पर आधारित होती है। ऐसी चौंकाने वाली ताकत के बिना कोई भी महिमा झूठी है। इस समय लोग किसी समस्या के बारे में अधिक गहराई से जानते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ज़ेंटियन लेई हुआंग नहीं कर सकते, बल्कि यह कि ये ज़िविन बहुत मजबूत है। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद वज्र सम्राट को ये ज़िविन ने अभी भी हराया था। इस बिंदु पर सम्राट और फैंग यी की भावना विशेष रूप से गहरी है। वे सम्राट वू के समय के स्थान पर रहना चाहते हैं और उनके बीच की लड़ाई के परिणाम को निम्नलिखित टेरान विशेषज्ञों और अभिजात वर्ग को एक साथ नहीं आने देना चाहते हैं। विशेष रूप से वे महसूस कर सकते हैं कि 2 लोगों के बीच लड़ाई का परिणाम कितना आश्चर्यजनक है। बस जगह बनाए रखें और बात की तरंगों को रोकें। आप एक एक करके भारी दबाव और प्रभाव महसूस कर सकते हैं। यदि उनमें से केवल एक ही है तो वे अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई के परिणाम को पूरी तरह से रोकना मुश्किल होगा। सौभाग्य से 2 लोग यहाँ दबाव का कुछ हिस्सा साझा कर सकते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखते रहे। वे शांत रूप में एक दूसरे का सदमा देख सकते थे। कोई भी अपनी भावनाओं से अधिक स्पष्ट नहीं था। यहाँ तक कि अगर आप कई अफवाहें और किंवदंतियां सुनते हैं, तो भी आप वास्तव में ये ज़िविन की हत्या को अधिक सहज और चौंकाने वाला नहीं देखते हैं। उनकी आंखों में ज़ेंटियन लेई हुआंग ने आंतरिक अंगों के कुछ टुकड़ों के साथ मिश्रित रक्तसार का एक कौर उगल दिया। पूरा आदमी उल्टा उड़ गया और एक के बाद एक कई विशाल पहाड़ों को तोड़ दिया, जो अंततः उसके शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहा। ये ज़िविन की तलवार की शक्ति एक तलवार से भी भारी है। हालांकि वह भयंकर तरंग 5 ओवरलैपिंग की जादुई शक्ति का उपयोग नहीं करता है। ये वज्र सम्राट को मारने के लिए पर्याप्त है। भले ही यह अचानक हमला और सामने की लड़ाई न हो, ज़ेंटियन लेई हुआंग के जीतने की कोई संभावना नहीं है। नीचे या नहीं, ये ज़िविन की आकृति शून्य में तैरती है। उसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे है और दूसरा हाथ नाक पर खड़ी और क्षैतिज तलवार क्यूई के साथ है। उनकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और ब्रह्मांड उनकी आंखों में पैदा हुआ और मर गया, और उनके कौशल में धीरे धीरे सुधार हुआ। नहीं, ज़ेंटियन थंडर सम्राट ने अपने दांत भींच लिए और निडरता से कहा। उसके हाथ धीरे धीरे ठीक होने लगे। उसकी आंखें खून से भरी थी और ये ज़िविन को घूर रही थी। वह लीज भूमि का सम्राट है। वह एक पक्ष पर हावी है और अजेय है। अब उसे उस टेरान के सामने झुकना चाहिए जिसका वह हमेशा तिरस्कार करता है। ये कैसे हो सकता? यह आप पर निर्भर करता है। ये ज़िविन ने व्यंग्य किया। गर्जन। एक तेज गर्जना के साथ ज़ेंटियन थंडर सम्राट सीधे शून्य में बदल गया और वापस ज़ेंटियन थंडर जानवर की मूल मूर्ति में बदल गया। उसका विशाल शरीर एक प्राचीन पवित्र पर्वत के समान था और वज्र की अनंत शक्ति वज्र देश में बदल गई। चूंकि आप संतुष्ट नहीं हैं, मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं। ये ज़िविन ने सीधे एक नाक वाली तलवार ली, एक तीर के कदम के साथ बाहर निकली और फिर वज्र सम्राट को मुट्ठी से उड़ा दिया। टकराना। वज्र सम्राट पर लगा मुक्का। बूम। ज़ेंटियन लेई हुआंग जमीन पर गिर गया और सीधे जमीन पर 1000 फीट ऊंची पृथ्वी की लहर से टकराया।
पूरा मैदान हिल रहा था, मानो दुनिया खत्म हो गई हो। हर जगह ज्वालामुखी विस्फोट हुए और भूकंप आए। सेंटियन लेहुआंग अभी भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ये जिवेन ने एक तीर वाला कदम उठाया, सीधे पकड़ लिया और एक और मुक्का मारा। बूम बूम बूम। प्रत्येक झटका पृथ्वी से टकराने वाले धूमकेतु के समान है। दुनिया हिल रही है। वुशेन क्षेत्र का नेता बनने पर बधाई। दरवाजा खोलो और एक संप्रदाय स्थापित करो। यह विस्मयकारी है।